वीडियो स्टार्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लाइव लाइव शो कर रहा है ये। हाँ जी, हो गया। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, आप कर लो, कर लो, हो गया। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अब इसको पकड़ा कौन? ओके मैम, थैंक यू, ओके। ठीक है, ओके जी, ओके। तुम पकड़े बैठे। आप अपना लेक्चर दो, नो प्रॉब्लम। हेलो। वो कनेक्ट हो रहे हैं, नो हाँ और प्रॉब्लम। ना फिर बोले बता फिर दी मैं मैंने बैक, शुरू आप करो। आराम से बोलते रहना, मैं इसको बैक पेज कर देती हूँ, मैं उधर बैठ के आपको जो है कैमरे में आपका कर दूंगी, आप बोलते रहना। उधर बैठ कर मैं कैसे बोलूंगा मैं? आप यहीं बैठना। कितनी दूर? बोलते मैं अब सामने कैमरा, इसके बजाय मैं ऐसे कैमरा पकड़ लूंगी, आपका फोटो आता रहेगा। ये ऐसे बस, ओके, हम बोलते रहना। हाँ जी, बंद कर। ठीक है, आप शुरू करो, ठीक है। आप स्टार्ट करो। हेलो। मैं करो। कितना दिखाई दे आप आप ठीक दिख रहे हो, आप बोलो। रहा? हेलो। आप कंटिन्यू करो, आप लाइव हैं। हेलो। आप दिस बोलो। इज दिस इज प्रोफेसर एस एच चार फ्रॉम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर रेवाड़ी, हरियाणा. And today his topic is governance and right to information. And this is mainly meant for the students of PG classes as well as the teachers of such teachers of departments of social sciences also. Topic is very very current and very important one. Uh, but इसे at the outset में सबसे पहले इस एक्सटेंशन लेक्चर को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का धन्यवाद करता हूं, और इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यूथ से आमने सामने होकर बात करने का मौका दिया है. सो कमिंग टू द टॉपिक है गुड गवर्नेंस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन. अगर हम 1989 से पहले की बात करें तो विश्व में दो पोल थे, एक कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट. Capitalist pole, it was led by America. Socialist pole, it was led by the former USSR. And the basic difference was that the capitalist pole leader was a democratic country, whereas socialist pole leader, the USSR, it was one party rule with a closed economy and entire focus on CPSU, and it was called that CPSU is the vanguard of development. हिंदी में बोलो। अर्थात फॉर्मर यूएसएसआर में डेमोक्रेसी नहीं थी, और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को ही विकास का माध्यम माना जाता था. यूएसएसआर में जो उत्पादन के साधन है, वितरण के साधन थे, विनिमय के साधन थे, इन पर सबका सरकारी कब्जा था, सोशल ओनरशिप था. अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस टाइम भी था, और इसमें इसने अपने इकोनॉमी खोल रखा था, मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट वन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारे देश जो आज़ाद हुए, उन्होंने किसी न किसी पोल में ज्वाइन करने की कोशिश करी. इन दोनों पोल्स ने भी काफ़ी प्रयत्न करे कि हमारी तरफ आए, लेकिन इंडिया दोनों की तरफ एक किसी दोनों में से किसी एक पोल में ना जाकर एक नॉन अलाइंड कंट्री रहने का सोचा. लेकिन शुरुआत से ही जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम दुनिया में
स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट है वो लेड बाय अमेरिका है, और इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी कोशिशें करी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सुधारों की, गवर्नेंस की। टू बिगिन विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसने जो बजटरी सिस्टम है वर्ल्ड दी ओवर, इसमें काफ़ी सुधार के लिए फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज का दूसरों का साथ लिया, यूएनओ की भी मदद ली, और इसे कोशिश करें कि बजट को हम रिस्पॉन्डिव बनाएं टू दी पब्लिक डिमांड्स। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही या इसके बीच में ही आप लगा लीजिए व्यवहारिक आंदोलन की बात अमेरिका में की जाने लगी। डेविड ईस्ट ने इसके 7 करेडो दिए। उसके 10 साल के बाद में उत्तर व्यवहारवाद के 2 करेडो दिए, दैट रेलेवेंस एंड एक्शन। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सीपीए अप्रोच, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच आई, जिसके माध्यम से अमेरिका जो है खासकर अफ्रीका और एशिया के देशों में घुसा और इन्हें अपनी तरफ, अपने मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश किया। इसके अलावा जो 60s का पीरियड है, काफ़ी सारा उथल पुथल का पीरियड था खासकर अमेरिका के लिए, और ये समय था जिस टाइम जो यूथ जो थे लोक प्रशासन के, उन्होंने परंपरागत प्रशासन को नकारा, उसको चैलेंज किया और कहा कि सरेआम जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो समस्याओं के लिए जो संकट है उसके लिए जरूरी है, ये इसके लिए उत्तरदायी है। और उन्होंने कहा कि परंपरागत जो शासन प्रणाली है वो समाज से कट गई है और एक ये वैल्यू फ्री सिस्टम हो गया है, और उन्होंने फिर इसके लिए फर्स्ट मीनोवर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कहा गया कि जो समाज की जो प्रशासन है समाज के नज़दीक लाया जाए, और इट मस्ट बी क्लोज टू द सोसाइटी, और इसको सामाजिक आर्थिक समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए, और वैल्यू फ्री नहीं वैल्यू लेडन सोसाइटी होनी चाहिए। इक्विटी और जो है रेलेवेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इट मस्ट बी गोल ओरिएंटेड। और इसके बाद इसमें एक नारा दिया गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कि प्रशासन की इकाइयाँ छोटी होनी चाहिए, छोटे राज्य होने चाहिए, छोटे डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, ताकि वेल मैनेजेबल हो सके। इसी के अलावा 60s में एक डेवलपमेंट अप्रोच भी इन्होंने डेवलप करी, इकोलॉजिकल अप्रोच भी आई, सिस्टम अप्रोच भी, काफ़ी सारे आए, मैंने बहुत सारे मॉडल जो है डेवलप करे गए। और इसी बीच में जो प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी का जो विश्वास था वो थोड़ा सा अमेरिका से भिन्न था, यूएसएसआर की तरफ टेंडेंट था कि सभी प्रकार के सर्विसेज पे, उत्पादन के साधनों पर सभी सरकारी कब्जा होने चाहिए। लेकिन इसी टाइम एक पब्लिक चॉइस थ्योरी जो अमेरिका में आई, और उसने कहा कि नो, जो 60s के जितने भी जो फेलियर्स हैं प्रशासन की, वो जो है सरकारी एकाधिकार के कारण है, इसलिए सरकार का कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए और सरकार की मोनोपोली तोड़नी चाहिए, एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए। और पब्लिक चॉइस थ्योरी ने जो है पॉलिटिक्स को एक मार्केट के बराबर ट्रीट किया और सभी प्रकार के प्रशासनिक फेलियर के लिए ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा इस सिद्धांत ने ये बताया कि पब्लिक सर्विसेज की को डिलीवर करने में प्रतियोगिता होनी चाहिए, एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर होने चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर एक ही क्यों, प्राइवेट सोर्सेज होने चाहिए सर्विस डिलीवरी के। और इसी टाइम जो आपका यूएसएसआर का ब्रेकडाउन और जो अफ्रीकन कंट्रीज में जो गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 16वीं शताब्दी तक सरकार और शासन जो या गवर्नेंस है इसका प्रयोग सिनोनिमस था, लेकिन 18वीं शताब्दी तक आते आते जो गवर्नमेंट की अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई और गवर्नेंस एक पॉलिटिकल टर्म के बतौर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये मार्जिनलाइज टर्म हो गया था और इसको गवर्नमेंट की अवधारणा के ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण जो है इसका सर्कुलेशन बंद हो गया। लेकिन
80s में गवर्नेंस की अवधारणा फिर रिवाइव किया, क्योंकि इसी टाइम उदारीकरण के तहत काफ़ी सारे आर्थिक सुधार शुरू किए गए। 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस को एक पावर प्रयोग करने का एक तरीका बताया, जिससे विकास के लिए किसी देश के आर्थिक तथा सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। 1994 में गवर्नेंस में प्रेडिक्टेबिलिटी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल एथिक्स, नागरिक समाज और सरकारी निर्णय में भागीदारी, इन सभी का होना चाहिए। कानून का शासन आदि विशेषताएं इसमें जोड़ी। 1998 में इसमें 4 कंपोनेंट पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसमें पहली है जवाबदेही, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और भागीदारी, अर्थात इसमें सभी भागीदार हों। इस प्रकार गवर्नेंस एक पार्टिसिपेटिव तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में कार्य करता है, जो कुशलता, वैधता और आम सहमति पर आधारित है, और ये व्यक्ति के अधिकारों को प्रमोट करता है। इसी समय गवर्नेंस को डेवलपमेंट का मेरिट पार्टनर बताया गया। इस समय सभी राष्ट्रों को बताया गया कि विकास केवल करप्शन के कारण गवर्नेंस को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक विकास के बेनिफिट्स जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं, और सबसे बड़ा रोड़ा है। गवर्नेंस को करप्शन का एंटीडोट बताया गया। जैसा मैंने पहले बताया कि जो गवर्नेंस है ये सरकार से कुछ अधिक है। सरकार जो है गवर्नेंस का एक अंग मात्र है। हम गवर्नेंस को थर्ड पार्टी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। गवर्नेंस में लोक प्रशासन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एनजीओ, सिविल सोसाइटी की भूमिका है। सरकार की भूमिका को सीमित करना है, इसको रिडिफाइन करना है, सरकार को रीइन्वेंट करना है, इसके अधिकारों को कम करना है, और इसको एक फैसिलिटेटर की भूमिका प्रदान करना है। अर्थात ये गवर्नेंस चाहता है कि सरकार निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के संगठनों की भूमिका में एक संतुलन स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक, नौकरशाह और उद्यमियों तथा कम्युनिटी के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में संतुलन स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक न्याय में संतुलन स्थापित किया जाए। गवर्नेंस मानता है कि आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और शासन प्रणाली आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। राज्य, बाजार और समाज का एकीकरण होना चाहिए। इसलिए ये माना गया कि गवर्नेंस एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा सरकारी संस्थाएं कार्य करती हैं और देश के संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार करती हैं कि इसका फायदा सभी को पहुंचे। यह जनता पर रूल नहीं बल्कि सर्व करने की बात करता है। इस प्रकार गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट की अवधारणाएं जो 16वीं शताब्दी की सिनोनिमस थी, 18वीं शताब्दी में सरकार का आधिपत्य रहा। अब 1979 के बाद जब ये यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ और अफ्रीकन कंट्रीज में सेफ प्रोग्राम फेल हुए, तो गवर्नेंस की अवधारणा दोबारा सर्कुलेशन में आई और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है सत्ता प्रयोग करने के लिए, जबकि गवर्नेंस का फोकस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडिंग पर है, प्रोग्राम आउटकम पर है। अर्थात जो गवर्नमेंट रूलिंग की बात करती है, ऑफिशियल मशीनरी, जबकि गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था है जहां सत्ता प्रयोग केवल चुने हुए नेताओं और चयनित नौकरशाहों के द्वारा उनका विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि इसमें जनता की भागीदारी है ताकि न्याय, पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित हो सके। गवर्नमेंट गवर्नेंस का एक भाग है।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशाली लैंडलॉर्ड्स, कोऑपरेटिव्स, रिलीजियस लीडर्स इसमें शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में संगठित अपराधी ग्रुप, लैंड माफिया, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। अब मैं आता हूं कि जो गवर्नेंस है इसका जो हर प्रत्येक वर्ड है वो क्या डिनोट करता है। जैसे जी से बनता है जेन्युइन, जेन्युइन मीन्स मौलिक, बेसिक, और ओ से बनता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। वी से बनता है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब है कि आप चंचल कहिए, वाइब्रेंट। और ई से बनता है एथिकल अर्थात नैतिकता। और आर से बनता है रिस्पॉन्सिव, उत्तरदायी। एन से बनता है नॉन पार्टीजन अर्थात निष्पक्ष। ए से बनता है अकाउंटेबल तथा जवाबदेही। एन से बनता है नर्चरिंग, नर्चरिंग। सी से बनता है कॉम्पिटेंट अर्थात योग्य। और ई से बनता है इंटरप्राइजिंग अर्थात उद्यमी। इसी प्रकार गवर्नेंस को हम स्मार्ट, SMART से भी इसकी तुलना करते हैं, ये इसका सिनोनिमस है। एस से बनता है सिंपल एंड स्मॉल। जैसे मीनोबरे कॉन्फ्रेंस 1968 में एक नारा दिया था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसका ये मतलब है कि जो डिप्रेस्ड हैं, मोस्ट नेग्लेक्टेड हैं, लेगर्ड्स हैं और रिप्रेसिव हैं, और जो माइनॉरिटीज हैं, या आप कह सकते हैं ब्लैक्स आर ब्यूटीफुल, वीमेन आर ब्यूटीफुल, चाइल्ड आर ब्यूटीफुल, अर्थात इंक्लूसिव होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक जो सेक्शन है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए और उनको लुक आफ्टर करना चाहिए प्रशासन प्रणाली को। एम से है मॉरल, नैतिकता है। ए से अकाउंटेबल और आर से रिस्पॉन्सिव और टी से ट्रांसपेरेंट अर्थात नैतिकता, उत्तरदायी, जवाबदेही, उत्तरदायी और पारदर्शिता। इसी तरह से आजकल जो स्मार्ट गवर्नेंस का जिक्र चला हुआ है और कई जगह उन्नत देशों की पैटर्न पर यहाँ पर आपका बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी का भी जिक्र जो है डेवलपिंग कंट्रीज में होने लगा। अब आते हैं कि गुड गवर्नेंस की क्या विशेषताएं, मौलिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं। जो वर्ल्ड बैंक ने इसकी जो विशेषताएं गिनवाई हैं वो 8 के आसपास हैं, जिसमें पहली है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। भागीदारी में जो है सभी की भागीदारी, मैंने बताया कि एक्सप्लेन करेंगे। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आगे बड़ा भारी क्रिटिसिज्म जो है होगा। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है। रिस्पॉन्सिवनेस, उत्तरदायी है। कंसेंसस, आम सहमति है। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटी दैट द डिप्रेस्ड, द एक्सप्लॉइटेड मस्ट बी प्रेफर्ड। इंक्लूसिव, सबका साथ, जैसे कांग्रेस रिजीम में था, कांग्रेस का हाथ सबका साथ, और अब है बीजेपी का हाथ और सबका साथ, एंड ऑल दैट। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कुशलता और प्रभावशीलता, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये 8 इसकी विशेषताएं हैं। अब इनको बारी बारी हम लें तो पार्टिसिपेशन में आता है पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वीमेन, मैन और वीमेन दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। जब बात डेवलपिंग कंट्रीज पे आती है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ज़्यादा भागीदारी नहीं है, इट इज़ नॉट मोर देन 32% सो फॉर पॉलिटिक्स इज कंसर्न। सोशल एरेना और इकोनॉमिक कंट्रीज में हाल खराब है। उसके अलावा हो सकता है कि जो पार्टिसिपेशन है ये डायरेक्ट हो या अपने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। फेयर लीगल फ्रेम टू बी इन्फोर्स इम्पार्शियली, अर्थात जो लीगल फ्रेम है, कानून का जो ढांचा है वो निष्पक्ष रूप, फेयर, उचित होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इंडिया में एब्सेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू अर्थात यह ह्यूमन राइट्स का जो है वो अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। स्वतंत्र जुडिशरी होनी चाहिए और ऑनेस्ट पुलिस फोर्स होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ के तहत कवर होता है। पारदर्शिता के तहत चाहिए कि फैसले लिए जाएं और इम्प्लीमेंट करी जाएं, जो कि कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से करे जाएं। और इंफॉर्मेशन का फ्लो, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, चाहे वह सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डेवलपमेंटल है, इसका फ्री फ्लो सोसाइटी में होना चाहिए। फिर आते हैं रिस्पॉन्सिवनेस पे।
जितनी भी संस्थाएं हैं और प्रक्रियाएं हैं, उनका पर्पज है कि वो एक गिवन टाइम फ्रेम में, एक निश्चित समय में सभी को सर्व करें। इसके बाद आता है आम सहमति। अर्थात हमें कोशिश करनी चाहिए गवर्नेंस के माध्यम से कि सोसाइटी में जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, मल्टी इंटरेस्ट हैं, उनमें संतुलन स्थापित किया जाए, आम सहमति स्थापित कराया जाए, और जो बेस्ट है उसको सारी कम्युनिटी के हित में अपनाया जाए। इसलिए ये भी सोचा जाए कि इस तरह के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात हाउ टू अचीव देम, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारी जो प्लानिंग है या डिसीजन मेकिंग है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। 5 साल का फ्रेम ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी में रखा जाता है कि अगले इलेक्शन तक हम अपने जो भी है कर लें, जो भी ड्यूप करें, हाइपोक्रेट बने, व्हाट्सओवर जो भी है। लंबा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए, और इसको कैसे प्राप्त करें इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, समता और सबका साथ, सबको शामिल करना चाहिए, कोई छूट ना जाए। इसलिए जो मोस्ट बैकवर्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम में हैं, उनको साथ लेकर चलना चाहिए, उनको फील नहीं होना चाहिए कि नेग्लेक्टेड हैं। और फिर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अर्थात एफिशिएंसी है कि हम पैदा करें, उसकी कॉस्ट कम आए लेकिन बेनिफिट ज़्यादा हो। इस तरह का कोई प्रमाण जो होना चाहिए। जैसे जो टेररिज्म में है उसमें ऐसा ऐसा था, द इंटायर फोकस वाज ऑन एफिशिएंसी, बट इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस मीन्स कॉस्ट बेनिफिट, अर्थात इसका प्रभाव होना चाहिए। हम जो खर्च कर रहे हैं उसके परिणाम क्या निकले, आउटकम क्या है, उसको आउटकम से जोड़ना चाहिए, ऐसा इसमें बात कही गई है। अर्थात इसके तहत आप ये कह सकते हो कि जो संस्थाएं हैं और जो कार्य प्रक्रियाएं हैं, उनको ऐसे परिणाम पैदा करने चाहिए जिससे समाज की ज़रूरतें पूरी होती हों, ना कि उनको वो रिजल्ट देने चाहिए जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और रिच को या एलिट ग्रुप को सेटिस्फाई करते हो। और हमें अपने जो साधन अवेलेबल हैं देश में उनका ऑप्टिमम इस्तेमाल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहिए। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात और लास्ट अकाउंटेबिलिटी, अर्थात उत्तरदायी, जवाबदेही। सरकार क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोगों के प्रति, आम जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने ऐसा माना कि ये अगर सारी विशेषताएं अगर किसी देश में विराजमान हैं तो ये नंबर एक भ्रष्टाचार को कम करेंगी, और जो है माइनॉरिटीज जो हैं उनकी देखभाल अच्छी होगी, और जो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोज है, उसकी आवाज़ में सुनी जाएगी। ये 3 अंजम्पशन हैं, ऐसा माना गया। इसके अलावा कुछ जो गुड गवर्नेंस है, इसके मॉडल की कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं, कुछ शर्तें हैं। जैसे पहली है अकाउंटेबिलिटी, पहले आ चुकी है। दूसरी है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है। तीसरा उत्तरदायी है। चौथा रूल ऑफ लॉ है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सुरक्षा है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, मतलब कि आप ये कह सकते हैं प्रक्रियाओं का सरलीकरण है। सरकार का साइज जो है वो राइट साइज करना है, इसको घटाना है। मिनिमाइजिंग द डिस्क्रिशनरी पावर, अर्थात जो डिस्क्रिशनरी पावर है, स्वेच्छाक शक्तियाँ किसी के पास नहीं होनी चाहिए। सूचना का अधिकार होना चाहिए। और जो काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज में बिल्कुल नदारद है वो है शिकायत निवारण, कोई प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी प्रशासन में होनी चाहिए, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो इंडिया में आते आते स्टेट पे रुक जाता है, स्टेट तक चुनी हुई सरकारें हैं, और जब नीचे आते हैं तो वहाँ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस की कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि होनी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करी गई है कि यदि हम एक अच्छे गवर्नेंस मॉडल की बात करें, प्रतिमान की बात करें, तो उसमें क्या होना चाहिए। इसमें जो पहली बात होनी चाहिए वो है मॉरलिटी, अर्थात हमें जो बेसिक नॉर्म है प्रशासन के वो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। जैसे स्वतंत्रता है, प्रजातंत्र है, राजनीतिक तटस्थता है, मानव अधिकार है, मूल्य और नैतिकता है। ये जरूर हमें ऑब्जर्व करने चाहिए अपनी
निर्णय निर्माण में और निर्णय लागू करने की प्रक्रिया में, अर्थात नीति निर्माण में, नीति लागू और मूल्यांकन में जरूर हमें पता करना चाहिए। नॉलेज इंटेंसिव, अर्थात अगर समाज में सूचना का फ्री फ्लो होगा, एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी आपकी है, तो जरूर होगा कि हम चाहते हैं कि नॉलेज सोसाइटी हो, सोसाइटी के लोग अवेयर हों, सोसाइटी के लोग ड्यूटी माइंडेड हो, सोसाइटी के लोग राइट ओरिएंटेड हों, अर्थात वो जागरूक हों और विजिल हों और वर्सटाइल हों। और तीसरी बात ये कहता है कॉम्पिटिटिव फ्यूचर, अर्थात हमें फ्यूचर का अर्थात विजन हमारा जरूर होना चाहिए। जैसे फैसले लेने की प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, और जो सांस्कृतिक सामाजिक प्रथाएं संस्थाएं विभिन्न संस्कृतियां हैं, लोगों को चॉइस देनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव विकल्प होना चाहिए हमारे पास। और अगला है हाई एनर्जी एंड सेलेक्टिव मीन्स के काफ़ी सारा एनर्जी होनी चाहिए, और हमें सेलेक्टिव मीन्स हमें चूजी होना चाहिए, अर्थात इसमें फ्यूचर विजन प्रोग्राम हमारे पास होने चाहिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्कीम्स होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है लेकिन बजट जो है वो 1 साल का है, इसलिए लॉन्ग टर्म बजटिंग भी होनी चाहिए। अगला है डीप थिंकिंग, अर्थात हमारी सोच काफ़ी गहरी होनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, होलिस्टिक हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, और हमें जो है वो हमारी चॉइस, हमारा चुनाव और हमारे एक्शन ये भी होलिस्टिक होने चाहिए। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि जो प्लूरलिज्म है, मल्टीकल्चरल कंट्री जैसे लगभग सभी, और इन देशों में हमें मल्टी लेयर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, मल्टी लेयर हमें स्किल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और मल्टी लेयर हमें कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जिससे सभी के जो हित हैं या इंटरेस्ट है उन्हें कन्फ्लिक्ट ना हो और वो समावेश कर सकें। डिसाइसिवनेस है, अर्थात हमें डिसाइसिवनेस मीन्स के हमें संकल्पित होना चाहिए किसी फैसले के प्रति। शासन के भी भिन्न तत्व हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना करें, बल्कि एक दूसरे को लागू करने और करेक्ट करने में काम आए, ऐसा गुड गवर्नेंस में सोचा गया है। अब बात आती है कि ये तो कुछ एक बता दिए कि थ्योरेटिकल कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ विशेषताएं हैं कि ये होनी चाहिए। अब आई वुड कम टू इंडिया, मैं भारत पर आते हुए बात करूंगा कि क्या भारत और दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या कुछ ऐसा कुछ है कि ये विशेषताएं लागू हैं, या जो गवर्नेंस की जो बात है, या जो लिबरलाइजेशन की बात है, ग्लोबलाइजेशन की बात है, या जो पब्लिक चॉइस थ्योरी या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात है, उनके जो अंडरलाइंग जो सिद्धांत हैं उनका एग्जिस्टेंस है। भारत पर आते हैं। भारत का आज़ादी के बाद भारत ने तो किसी एक पोल को ज्वाइन नहीं किया, ना इसने सोशलिस्ट पोल को ज्वाइन किया, ना उसने कैपिटलिस्ट पोल को ज्वाइन किया, लेकिन उसने जो हमारे फर्स्ट जो प्रधानमंत्री थे इंटरिम गवर्नमेंट के 1946 में जो बने, उन्होंने एक घोषणा करी कि मैं देश का विकास प्लान सिस्टम से करूंगा, लेकिन फिलॉसफी सोशलिस्ट होगी, अर्थात विचारधारा तो यूएसएसआर की होगी, और जो है खाका जो है जो हमारा प्लानिंग का डेवलपमेंट का जो प्रतिमान है वो यूएसए का होगा। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो आज़ादी के बाद हमने 2 प्रोग्राम लागू करे, एक तो हमने सीडीपी को हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, दूसरा इंस्ट्रक्शन सर्विस, दोनों बुरी तरह से फेल हुए। कारण काफ़ी थे, लेकिन एक कारण ये भी था कि इंडिजिनस जो है हमने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, वी बोरोड फिलोसफी एज वेल एज दी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड। इसलिए जब सरकार स्थापित हुई पहले चुनाव के बाद, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है सोशल ओनरशिप को बड़ा बढ़ावा दिया, अर्थात सरकार का कब्जा होगा, उत्पादन के वितरण के तथा विनिमय के साधनों पर सरकार का कब्जा होगा, और यूएसएसआर का प्रति ज़्यादा मतलब उनका टेंट था। पब्लिक सेक्टर टू बिगिन विद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया, और इसमें राज्य की काफ़ी बड़ी भूमिका रही। नेहरू ने सरकार को एकाधिकार मोनोपोली दी, आर्थिक मामलों में, उत्पादन के मामलों में और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में, अर्थात मोनोपोली दी, सरकार ही देगी सब कुछ। सरकारी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर को विकास की प्रक्रिया में, अर्थात विकास भी यही करेंगे क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, बजट के माध्यम से विकास होगा, और बजट ही, क्योंकि इसके अंदर यहाँ कोई और तो कोई प्रेशर ग्रुप्स या कोई ऐसे पैरा
पैरा गवर्नमेंटल को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं है जो जो कि दबाव डाल सकें। इसका सबसे बड़ा फायदा जो सिविल सर्विसेज को हुआ, और उन्होंने नेहरू मॉडल का जो है जब दब के जो है वो अपना समर्थन किया। और इस प्रक्रिया में उस टाइम की सरकार ने जो है डिफेंस को और एग्रीकल्चर को बिल्कुल नकारा। इनके लिए बजट एलोकेशन भी कम था और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस बात का पता तब चला जब इंडिया पर 1962 में चाइना ने अटैक किया, तो हम कहाँ थे ये हमें पता चला जब हमने नेपाल, लद्दाख और काफ़ी सारा इलाका जो है चाइना के कब्जे में दे दिया, और आज तक उसी का कब्जा है। वह नेक्स्ट इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री को थोड़ा टाइम मिला, उसने दोनों पर ध्यान दिया कि जय जवान जय किसान, ऑल दैट, डिफेंस एंड एग्रीकल्चर। लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकार की भूमिका और बढ़ाई, होटलों, बैंकों तथा दूसरी कई सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे नौकरशाही का वर्चस्व, उसका डोमिनेशन काफ़ी बढ़ गया। और परंतु एट द सेम टाइम सरकार आम जनता को मौलिक सुविधाएं देने में नाकामयाब रही। इसके अतिरिक्त भारत के जो प्रक्रियाएं थी, प्रोसेस जो कठिन थे, कठिन प्रक्रियाएं थी, राजनीतिक दखल था, और ऐशो आराम पसंद सिविल सर्विसेज थी, जनता की पहुंच से परे थी, अर्थात ब्यूरोक्रेसी तक लोगों की एक्सेस नहीं थी। गरीबी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, प्रदूषण काफ़ी बढ़ा, शहरीकरण की समस्या आई, और इन सभी समस्याओं ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि सरकार फूड, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। इसके अतिरिक्त जाति, संप्रदायवाद, धार्मिक तथा अलगाववाद के प्रभाव का काफ़ी प्रभाव पड़ गया। प्रजातंत्र को चुनाव तक सीमित कर दिया गया। भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण की समस्या बढ़ी, कानून व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी, जांच संस्थाओं की खराब हालत आदि ने सरकार की कार्य प्रणाली पर काफ़ी प्रश्न खड़े कर दिए। ऐसी समस्याओं का हल करने की बजाय सरकार ने डंडे से दबाने का प्रयोग किया, जिससे स्वतंत्रता और अधिकार आंदोलन शुरू हो गए। भारत में इस समय जो परिवर्तन के जो ड्राइवर्स थे, परिवर्तन के जो वाहक थे, उनमें सबसे बड़े थे आर्थिक संकट 1990 का, बढ़ता वित्तीय घाटा, बढ़ता कर्ज का बोझ, सरकार की परचेजिंग पावर में कमी, वैश्वीकरण का प्रभाव, बढ़ती प्रतियोगिता, विश्व व्यापार संगठन का साम्राज्य, श्रम तथा मानव अधिकारों संबंधी आंदोलन, समाजवादी पोल का अर्थात यूएसएसआर का बिखरना, सरकारी खर्च तथा लागत का बढ़ना, इसमें कटौती की मांग, तकनीकी क्रांति, न्याय क्रियाशीलता, और सबसे बड़ा फैक्टर था कि सामाजिक यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद भारत या दूसरे डेवलपिंग कंट्री के पास कोई स्वेच्छा नहीं थी, तथा उसके बाद हमारे पास ये तीन फैक्टर आ गया, देयर इज नो अल्टरनेटिव, अर्थात विकास की एक ही गाड़ी है, और वो गाड़ी है लेबरलाइजेशन, उसी में बैठना है। भारत में अब प्रयत्न किए जाने लगे कि शासन प्रणाली में सुधार होने चाहिए। एनपीएम के प्रतिमान में सरकारी निजी क्षेत्र, नागरिकों और ग्राहकों के मूल्यों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। गवर्नेंस के भागीदारों में राज्य, समाज, बाजार आदि किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करें, इस बात को सोचा गया। सतत विकास कैसे लाया जाए। भारत में कई आर्थिक नीतियां अपनाई गई, जिन्हें लागू करने के लिए सेप स्ट्रक्चरलाइजेशन प्रोग्राम चलाए गए। प्रजातंत्र तथा उत्तरदायी विकेंद्रीकरण के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अपनाया गया। 1996-97 में राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया, और कई मुद्दों पर बहस की गई कि किस प्रकार सरकार को उत्तरदायी बनाएं, किस प्रकार सिस्टम को खोलें, किस प्रकार लोगों का पार्टिसिपेशन शासन प्रणाली में बढ़ाएं, किस प्रकार सरकार की सिविल सर्विसेज की परफॉर्मेंस को सुधारें और उनकी वफादारी में को सुधारें। जांच एजेंसियां मजबूत कैसे हों, लोकपाल, सीबीआई, आयकर विभाग, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट तथा सीएजी की संस्थाओं को मजबूत किया जाए।
सिविल सर्वेंट्स की टेनोर फिक्स करी जाए और इसकी पोस्टिंग को डीपोलिटिसाइज किया जाए, राजनीतिक आधार ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो है जो सर्विसेज हैं, प्रशासन है, उसको सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। कोशिश की गई, क्योंकि एक पहला व्यक्ति था जिसने ये बात कही थी इकोलॉजिकल अप्रोच में, और वो था डब्ल्यू रिक्स। उसने पहली बार कहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको अपना इंडिजिनस मॉडल बनाना चाहिए। हमारे पास एक ऑप्शन से उस टाइम पे थी गांधीयन मॉडल, जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया था, और उन्होंने दूसरे जो है वो दूसरे विदेशों से सारे प्रतिमान जो है वो अपनाए। तो इंडिजिनस मॉडल हमारा होना चाहिए। इंडिया में कोशिश करी गई, और इंडिजिनस मॉडल में क्या होना चाहिए, ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें पहला है कि लोक प्रशासन का या जो लोक सेवाएं हैं, इनका एक कोड ऑफ एथिक्स अर्थात नैतिकता का एक कोड होना चाहिए। जो लॉ पुराने हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनका रिव्यू होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं किसी भी लेवल पे समाप्त होनी चाहिए। डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, और जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है वो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ये होना चाहिए। और रिलीफ का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि रिलीफ है नहीं यहाँ पर। वो आप चाहे नर्मदा लैंड एक्विजिशन बचाओ आंदोलन देखें, कहीं भी देखें, वो नहीं है। और ई गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन हम शुरू करें प्रशासन में, ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रिकल डाउन करें टू दी टेल एंड, आम आदमी तक पहुँचें। रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा जो प्रशासन है, वो जो है इसको ई गवर्नेंस शामिल उसके अंदर हो। रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, पारदर्शी एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, सिटीजन चार्टर और ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेस होना चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए, अर्थात इंफॉर्मेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल तक होना चाहिए, जिसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी को मिल सके। डिसेंट्रलाइजेशन और एम्पावरिंग द लोकल बॉडीज, ये होना चाहिए, जो कि है नहीं, क्योंकि 42nd और 43rd 73rd और 74th अमेंडमेंट पास होने के बाद भी 92 में, जिसमें ये उम्मीद करी गई थी कि अब लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, और 3 टियर पर सरकारें होंगी। एक केंद्र सरकार पर चुनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होंगी, केंद्र सरकार पर है, स्टेट गवर्नमेंट पर है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, या ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और आज भी डिप्टी कमिश्नर जो है लगभग 60 से ज़्यादा समितियों का चेयरमैन है, जिला परिषद का भी चेयरमैन वही है। अर्थात कुल मिला के आज मिनी सीएम अगर कोई कहेंगे ब्यूरोक्रेट बैठा है, तो ये स्थापित नहीं हो सकी इनको दर्जा देने के बाद भी। और ये बड़ा एक रिलैक्सेंस है, हेजिटेशन है, कुछ भी कहिए ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लीडर्स एज वेल एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये स्थापित हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये इस तरह की जो है ये हमने कर दिया है, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं हो सका है। और इसमें भी एक डिस्क्रिशन है कि उचित समय आने पर 11वीं और 12वीं सूची में जो विषय दिए गए हैं वो हम लोकल बॉडीज को स्थानांतरित कर देंगे, उस समय आया नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिस्ट्रक्चरिंग दी पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस महकमा है, इसको हम रिफॉर्म करेंगे। 2007 में पहली बार इंडिया में जो है पुलिस रिफॉर्म एक्ट आया है, और उसके तहत थोड़े बहुत हम हद तक पहुँचे हैं। और आज भी जो है हमारे काफ़ी सारे केस जो है वो चाहे जो रजिस्टर होते हैं कोर्ट में, उनकी जांच इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी जो है जांच वो जो करता है ईओ करता है, जो हेड कांस्टेबल का आदमी होता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये चीज़ें होनी चाहिए। एक इंडिजिनस मॉडल अगर इंडिया बनाना चाहे तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब और दूसरी बात है जो हमने बताया इसमें है कि एक्शन प्लान फॉर गवर्नेंस इंडिया में क्या हुई है, अर्थात भारत में क्या कोशिश करी गई है कि हम एक इंडिजिनस मॉडल बना रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। उसमें पहली बात हम करें कि जो हमारे कानून हैं काफ़ी पुराने हैं। आज भी हम कंपनसेशन एक्ट पढ़ाते हैं 1923 का, आज भी हम मैटरनिटी एक्ट पढ़ाते हैं 1938 का, आज भी हम पुलिस एक्ट पढ़ाते हैं 1861 का, और काफ़ी सारे दूसरे कानून मिलेंगे आपको जो कि काफ़ी पुराने हैं, जिनका रेलेवेंस नहीं रहा है। गड़बड़ है कि नए कानून बनाने पर बहुत
जमुवाड़ा है, कानूनों को लागू करने में ज़्यादा विश्वास नहीं है। नई स्कीमें, नए प्रोग्राम और उस पर ह्यू एंड क्राई और बड़ा फैन फेयर से उनको हम लेके आते हैं और वो दे डाई ऑन देयर ओन। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जो कानूनों के अंदर है, एलिमेंट ऑफ रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी में मल्टी अप्रूवल है, छोटी छोटी बातों के लिए जाना पड़ता है हमें। अब ऐसे कानून हैं आज के दिन भी जिसको प्रजातंत्र आप कहते हो कि रीअप्रोप्रिएशन के लिए या छोटी मोटी सैंक्शन हैं, उसके लिए हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास बार बार जाना पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बार पार्लियामेंट ने जो बजट पास कर दिया, कानून पास कर दिए, ऑटोमेटिकली उनको जो है नीचे सरकारों के पास चले जाने चाहिए, दोबारा उनमें स्वीकृति लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कानून नए बनाए भी हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी बात करी है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी गड़बड़ है। इस तरह से जो है कम्बरसम रूल हैं, प्रोसीजर बड़े करड़े हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, आसान चीज़ों को मुश्किल बना कर पेश किया गया है। इनको हमें सरल बनाना चाहिए। और काफ़ी सारी कानूनों में ओवरलैपिंग है, रूल एंड रेगुलेशन में ओवरलैपिंग है। गरीबी दूर करने के लिए भी काफ़ी सारे स्तर हैं, जो कि काफ़ी सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं। इनको इंटीग्रेट करना चाहिए, अर्थात पुराने कानूनों को रिव्यू करना चाहिए और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात अगली है ट्रांसपेरेंसी एंड आरटीआई, अर्थात पारदर्शिता होनी चाहिए। आज भी सरकार कहाँ बैठ के काम करती है इंडिया में हमें तो पता नहीं है। एक बॉक्स है जो सिस्टम अप्रोच में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस बॉक्स के अंदर बैठते हैं, एंट्री जो है वो बड़ी छोटी है और अंदर बैठे लोग हैं, ये ब्लैक बॉक्स है और जो है दिखाई नहीं देता है, जंप बॉक्स है, बाहर से क्या निकलता है नहीं पता है, क्या फीडबैक है, बड़ा मुश्किल है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, अर्थात ये होना चाहिए। आज भी भारत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं करी जाती हैं। बजट का निर्माण, बजट्स के जो आप औपचारिकताएं पूरी करते हो कि हम विभिन्न संगठनों से मिलेंगे, सेक्टर्स के संगठनों से मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि एग्रीकल्चर या छोटा मोटा मजदूर आदमी उससे को मिलने आता है कि आपको क्या चाहिए। अर्थात बजट में जो प्री बजट कंसल्टेशन है ये एक सिंपली एक ड्रामा है। अर्थात सही मानों में ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी हो और सही मानों में कंसल्टेशन होती। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शीशे का गिलास होना चाहिए। आज भी हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है 1923 का प्रचलन में है। आज भी हमारे पास 1872 का पीपल एविडेंस एक्ट है और उसमें जो है ज़्यादा चांस हैं सीक्रेट रखते हैं हम, और हम बजट की प्रक्रिया वो सीक्रेट रखते हैं। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें देश के पार्लियामेंट में काफ़ी सवालों में जवाब नहीं देते क्वेश्चन आवर में, ये कह के इट इज़ नॉट इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। कई बार हम ये कह देते हैं कि इसकी लागत जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी लेबर की और जो फायदा होगा बहुत कम होगा, तो हम काफ़ी भी सूचनाओं को भी होल्ड करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अब्यूज करते हैं। ये ऐसे ऐसे सिस्टम में सूचनाओं का अब्यूज हो सकता है। इसके अलावा जो सरकार ने हमारे सरकार ने करा है 2000 में हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लेके आए थे, जिसमें 3 साल की सजा का प्रबंध था, जेल का प्रबंध था उसके अंदर, अर्थात क्रिमिनल जुरिडिक्शन था इसका। लेकिन 2005 में जो ही सरकार बदली और यूपीए आया तो यूपीए ने पहला काम यही करा कि इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन का नाम दिया और वो हमने जो क्रिमिनल जो इम्प्लीकेशन थी एक्ट की वो दूर कर दी। अब छोटा मोटा जुर्माना है आपको पता है, और इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी कमियां छोड़ दी हैं कि फर्स्ट अपील तो हम कर सकते हैं विद इन 90 डेज, लेकिन सेकंड अपील का कोई टाइम नहीं है। 4 साल 5 साल जितने दिन भी केस पड़े हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में और उसका उनका कोई भी ऐसा डिस्पोजल टाइम पर नहीं हो पाता। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है कि बीच में हमने 1966 में फर्स्ट ARC बनाया था, उसकी काफ़ी रिकमेंडेशन थी और वो लागू कितनी हुई यू नो वेरी वेल। अब ये सेकंड ARC आया था 2005 में अंडर द सुपरविजन ऑफ मोइली एंड इसमें हमने कोशिश करी कि चीफ जो आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो प्रोविजन था वो खाली था 9 महीने से, और उसकी जो है वो कोशिश करी कि सेंट्रल लेवल पे स्टेट लेवल पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का प्रोविजन होना
चाहिए, और वो बड़ी मुश्किल से इन्होंने भरा है। 3 से ये भी डाला गया था कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन किसी ने रिकमेंड करा सेकंड रिफॉर्म कमीशन ने कि 3 से 5 महीने की इम्प्रिजनमेंट और वायलेटर को जुर्माना भी होना चाहिए। और जो मिनिस्टर्स हैं और जो सिविल सर्विसेज हैं वो ट्रांसपेरेंसी की ओथ लें, ना कि सीक्रेसी की। गुप्त ओथ क्यों लेते हैं? ओपन ओथ लें, और गुप्त रखूंगा, नहीं बताऊंगा, बताओ सारी बातें बताओ, क्या दिक्कत है? सिविल सर्विसेज रूल जो है वो सेंटर और स्टेज पे रीडिफाइंड होने चाहिए, काफ़ी सारा उनमें गड़बड़ है। पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए, उसके लिए टाइम दिया था 6 महीने का, बट स्टिल वी डोंट हैव द रिकॉर्ड वेल मेंटेन्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड पब्लिसाइज्ड वेरी वेल। और सुओ मोटो हम इंफॉर्मेशन देने के भी अभी स्थिति में नहीं है। अब फिर अगला जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नेंस में, शासन में नैतिकता होनी चाहिए और भ्रष्टाचार पर रोक होनी चाहिए। एथिकल वैल्यूज, हमारे पास कुछ नैतिक मूल्य हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता है, नस्ल न्याय है, वर्गों का की सुरक्षा है, कानून का शासन है। इस तरह के जो मूल्य हैं ये हमें अपनाने चाहिए। जो इलेक्शंस हैं उनका पार्शियल फंडिंग होना चाहिए, ये सेकंड ARC ने सिफारिश करी थी। एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसको ज़्यादा टाइट बनाया जाए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के होते हुए सरकारें तो दबादब टूट रही हैं और हॉर्स ट्रेडिंग ज़बरदस्त होती है, जहाँ भी देखो वहीं पे होती है। चाहे आप कर्नाटका देखिए, चाहे आप हरियाणा भी बचा है मुश्किल से, सारा तो हर एक जगह है। सेक्शन जो 8 है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का, उसका अमेंडमेंट होना चाहिए। और जो पार्टीज जो है वो, या जो लीडर जो है इलेक्शन लड़ते हैं, जो 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 कि हैं हिनियस क्राइम्स में, जो कि चार्ज सीटेड हैं, उनको इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि इंडियन पार्लियामेंट में लगभग 35% जो है हिनियस क्राइम्स के जो अपराधी MP बने बैठे हैं। न्यू कॉलिशन, जो कॉलिशन गवर्नमेंट हैं, जो हम कॉलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, और ये जगह जगह बनी हुई है आजकल, महाराष्ट्र, इस तरह देखो आपका मध्य प्रदेश, देन टूटता फूटता काफ़ी सारा सिस्टम जो है। इस तरह से जो कॉलिशन गवर्नमेंट है, इनके रूल जो है वो डिफाइन होने चाहिए, या कोई रूल है नहीं। एक एथिकल कमिश्नर का ऑफिस सेटअप कराया जाना चाहिए, देयर मस्ट बी ऑफिस ऑफ एथिकल कमिश्नर। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को रिडिफाइंड करना चाहिए। MP लेड और MLA लेड जो भी है, 5 करोड़ रुपए दे रहे हो आप इनको, ये अबॉलिश होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक परिषद का स्थापना होना चाहिए, वही करे इनके ट्रांसफर, भर्ती वगैरह जो भी करे। अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंडिया ऐसा देश है कि जजों की नियुक्ति न्यायपालिका करती है इंडिया में, बाकी हर एक देश में कार्यपालिका करती है, लेकिन यहाँ तो कॉलेजियन सिस्टम है, और वही जो है जितने भी जज लगाती हैं न्यायपालिका अपॉइंटमेंट कर रही है। दिस इज वंडरफुल। ये जो एक एंटी करप्शन एक्ट 1988 का है, इसके अंदर एक प्रोविजन है प्रायर कंसेंट। अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अफसर फंस जाता है तो प्रायर परमिशन ऑफ द हायर अथॉरिटी चाहिए, इससे नीचे फंसते हैं तो ठोक दो। तो ये एक अजीब सी है, जो कि सभी सरकारें आई हैं, कांग्रेस भी आई है, उसके बाद दूसरी भी ईमानदार सरकारें भी आ गई हैं, लेकिन ये प्रोविजन तो किसी ने वापस लिया नहीं। इसमें ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ये तो एक प्रॉम्प्ट करता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस आप करिए, तो इसलिए ये अबॉलिश होना चाहिए। बेनामी ट्रांजैक्शन है वो पब्लिश होनी चाहिए। एक जो है सीरियस फ्रॉड ऑफिस का कार्यालय, न्यारा जो उसका दफ्तर कार्यालय खोलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स को 311 आर्टिकल के तहत, वो खत्म होनी चाहिए, इसको रिपील करो। और लोकपाल लोकायुक्त की जो संस्थाएं हैं राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, वो मैंडेटरी बनाओ। अब इंडिया में लोकपाल की स्थापना बड़ी मुश्किल से हुई है, और हुई भी है तो बेचारे को लंगड़ा लूला जो है हुआ, और उसको सिर्फ ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल दिया है, करप्शन सेल उसको दिया ही नहीं है। और सोशल ऑडिट होना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ राजस्थान, जैसे सोशल ऑडिट, जनता किसी दफ्तर में घुसे और वो देखे क्या कर रहे हो, और उसको ऑडिट करने का अधिकार होना चाहिए। और देन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एम्पावरिंग दी इलेक्टेड लोकल बॉडीज, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और सत्ता जाए किसके पास जाए? वो जाए डेमोक्रेटिक लोकल बॉडीज के पास जाए, ब्यूरोक्रेटिक बॉडीज के पास नहीं जाए। तो ये जो CDP और नेशनल सर्विस जब फेल हुए तो ऑटोमेटिकली जरूरत पड़ी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क होना चाहिए। है उल्टा,
अगर मैं कोशिश करूं आपको बताने की, तो ट्रायंगल जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, कि नीचे जो है ट्रायंगल का जो आकार है काफ़ी है, कि नीचे काफ़ी सारे काम भी अधिक हैं और नंबर ऑफ जो सर्वेंट्स हैं वो काफ़ी, पब्लिक सर्विस काफ़ी सारे चाहिए। जो जो ऊपर जाते जाएंगे काम कम होते जाएंगे, पावर बढ़ती जाएंगी, और जो टॉप पर हम जाते हैं सारा इंडियन प्रशासन है वो प्रेसिडेंट के नाम पर चलता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा है। कोशिश क्या करना चाहिए, डाउन साइजिंग है कि जो ऊपर है उसको नीचे लेके आए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। आप दिल्ली में देखिए, इंडिया गेट के चारों तरफ प्रशासन का क्या नेटवर्क है। इस तरह चंडीगढ़ देखिए आप, हर एक स्टेट की जो कैपिटल है उसमें क्या नेटवर्क है। डिस्ट्रिक्ट पे भी जुगाड़ ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं, ज़बरदस्त मिनी मिनी सेक्रेटरीट हैं या नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी हैं, नेटवर्क है। और जो ही हम ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, स्मॉल टाउन में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, और वहाँ हम देखते हैं, फिर हम रैशनलाइजेशन लागू करते हैं। टीचर नहीं होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए, गांव में कोई भी नहीं होना चाहिए। अब ऑटोमेटिकली 3 व्यक्तियों की मैं मत यहाँ लूंगा। वुड्रो विल्सन पहला व्यक्ति था कि विकास करना चाहते हो तो देयर मस्ट बी नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एट द ग्रास रूट लेवल। और उसके बाद में जो आपका FW रिग्स है, इसने भी यही बताया कि यदि आप विकास चाहते हैं तो इसका चैनलाइज करो, इसको, इसके चैनल होने चाहिए, अर्थात स्ट्रक्चर होने चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे करोगे, अर्थात। और इसके बड़ी भारी इम्प्लीकेशन हैं। जब चैनल ही नहीं है, संस्थाएं नहीं है, तो विकास करेगा कौन, हमें नहीं पता कैसे विकास। इसलिए जो है ग्रामीण इलाकों में हालत खराब है। और आज भी लोकल जो बॉडीज हैं 73rd 74th अमेंडमेंट के बावजूद भी ब्यूरोक्रेसी के टाइट कंट्रोल में हैं। और आपको अचंभा होगा कि एक जिला परिषद की मीटिंग की जो प्रेजाइड और करता है वो SDM करता है, कोई DC साहब उनको बोलते हैं, जो कि एक HCS ऑफिसर होता है, सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस का आदमी होता है। और वो उसको नो कॉन्फिडेंस के मोशन के लिए, दूसरे अर्थात एवरीथिंग हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड। उसको जिला परिषद का को काम नहीं करने देते कोई भी। इसी तरह से अपना पंचायत समिति का, इस तरह सरपंच का है, एक जो पंचायत सेक्रेटरी रैंक का आदमी, क्लास 3 आदमी होता है, जो ऑटोमेटिकली रियल सेंस में तो सरपंच का कलर का होता है, लेकिन वही पंचायत सेक्रेटरी का सारा, क्योंकि बिकॉज वो रिप्रेजेंट सरकार, और वो उसकी चलती है, उसकी क्या हालत है। अर्थात एक कोई भी BDPO एंड ऑल दैट कैन रिकमेंड द सस्पेंशन ऑफ सरपंच एंड ऑल दैट। काफ़ी सारी हालत खराब है, और आज भी टाइट ग्रुप में है। शुरू करी थी 99 में हमने शुरू करी थी। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जरूर है, ये आधार है। और नीचे हमें नेटवर्क करें, नीचे हम नो हाउ पैदा करें, नीचे जो है हम संस्थाएं पैदा करें। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके आए थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और वो हरियाणा में भी आते आते उसको काफ़ी टाइम लगा, और वो बनी, और वो फिर वापस भी चली गई। अर्थात ये जो है, ये तो एक्सपीरियंस फेल हुआ। और इसमें फेल करने के अधिकारी ये हैं कि उसके चेयरमैन थे डिप्टी कमिश्नर। किसी भी इलेक्टेड आदमी को हम पावर देने का हक नहीं है, और सबसे बड़ा विरोध उसका MLA और MP करते हैं। देखिए, इंडिया में सोचा गया था कि कुछ थीम में देना चाहूँगा कि एक आइडिया था कि यदि देश में एग्रीकल्चर का उत्पादन ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और अगर हम सेल्फ रिलायंट हैं, तो जो है वो हम जो है वो तो हम जो है गरीबी को दूर करने में कामयाब हों। हुआ नहीं, गोदाम तो भरे हैं देश के। उसके बाद हम ये DRDA मॉडल लेके आए, और DRDA मॉडल को डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी भी हो गया है, इसको हम लेके आए। और ये कोशिश करी कि अगर हम किसी व्यक्ति को जो है वो नो हाउ दे देते हैं, या किसी व्यक्ति को जो है वो एक जानकारी दे देते हैं सभी स्कीमों के, ऑल दैट, एक एजेंसी आ गई, लुक आफ्टर क्लोज, ये मॉडल ये भी पूरी तरह फेल हुआ। और इसको नाम दिया कि ये जो DRDA है, ये पंचायत राज संस्थाओं पर अमर बेल है। एक नीली बेल होती है पीले रंग की, वो काफी सारा जिस पे चढ़ जाती है उसको खत्म कर देती है। तो करप्शन का एक और अड्डा जो है DRDA हो गया। इसके अलावा काफी और बातें सजेस्ट करी हैं सेकंड ARC ने। इलेक्टेड जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको पावर दे दीजिए, डिब्यूरोक्राइज करिए, इनको कोई नहीं मान रहा है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम PRIs को दिए जाने चाहिए, जितने भी हैं, NRIs हैं, मनरेगा एंड ऑल दैट, ये पंचायत को दो। ब्लॉक को
डिस्ट्रिक्ट की बजाय ब्लॉक को जो है यूनिट ऑफ डेवलपमेंट जो है ट्रीट करो। और सूटेबल नेटवर्क होना चाहिए लोकल लेवल पर, कोई है ही नहीं। और डीआरडी का मर्जर जो है वो जिला परिषद में होना चाहिए। ये कुछ संस्थाएं जो उन्होंने दी। इसका जो अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑर्डर का पुलिस रिफॉर्म है। मैंने बताया था 1907 में हमने कोशिश करी थी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगर स्किल हैं, जानकार हैं, तेज हैं, तो इन्वेस्टिगेशन ठीक करेंगे, चार्जशीट ठीक करेंगे और उसमें झूठे आदमी नहीं फंसेंगे, न्यायिक प्रक्रिया में मदद मिलेगी। अर्थात अब ऐसा होता नहीं है और केसेस में काफ़ी गड़बड़ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरेंसिक लैब होनी चाहिए। और रिप्रेजेंटेटिव पुलिस में औरतों का 33%, ये सारा इन्होंने सजेस्ट किया है। इंफॉर्मेशन सेंटर होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिनमें सभी प्रकार की सूचनाएं मिले खेती के बारे में और हो जाए। रिड्रेसल के लिए डेजिग्नेट करें लोगों को, और वो किसी दफ्तर में जाएं, कोई कहीं काम नहीं हो सकता, किसके पास जाऊं, तो डेजिग्नेट होना चाहिए ग्रीवेंस ऑफिसर, और उसके पास लोग जाएं। और सबसे मोटा है क्राइसिस मैनेजमेंट। कोरोना चला हुआ है और इसमें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मेनली, नॉट ऑफ द सेंटर। नेशनल पॉलिसी डिजास्टर मैनेजमेंट पे बनाई जानी चाहिए। और प्रिपेयर्डनेस पार्ट इंडिया में बहुत वीक है, और हम तो जब कुछ चीज़ हो जाती है तो भागते हैं, और इसके अंदर रिलीफ का जो पोर्शन है बड़ा वीक है, रिहेबिलिटेशन का पोर्शन ना के बराबर है। और ये सारी जो काफ़ी सारे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में मेल प्रैक्टिसेस हैं। जब भी कोई संकट ज़बरदस्त आता है तो लूट मच जाती है रिसोर्सेज की, और काफ़ी सारा पैसा पंप इन किया जाता है, बट नेवर रीच टू द रियल बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंचता है। और जो हमें एक ब्यूरोक्रेसी का जो फेस है उसका बदलना चाहिए। इसको किस तरह से बनाएं कि ये कमिटेड सर्वेंट हों, किस तरह से माने कि हम मास्टर नहीं हैं, पब्लिक के सर्वेंट हैं। इसमें एथिकल वैल्यूज कहाँ से लेके आएँ, ड्यूटी माइंडेडनेस कहाँ से लेके आएँ, पब्लिक फ्रेंडली इनको कैसे बढ़ाएं, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम हैं। और आपको पता है कि एक डिप्टी कमिश्नर का जो अगर आप रेजिडेंस देखेंगे तो उसमें कितनी ऐशो आराम सुविधाएं हैं, कई एकड़ में बना हुआ होता है, तो उसमें आम जनता से बड़ा कम वास्ता रहता है। और ये बात मानते हुए कि वो चाहे तो जनता आदमी उसकी काफ़ी सारी कदर करती है, लेकिन वो ये करता नहीं। इसमें जो है ब्यूरोक्रेसी को बताया मैंने, इसको इंजीनियरिंग करो। इलेक्टेड के पास जो मिनी सेक्रेटरीट बनाई है स्टेट लेवल की तरह से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है डीसी सेक्रेटरीट में बैठे और चुना हुआ व्यक्ति चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को काफ़ी सारा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं वो उनको एक लंबा जो है वो आप लॉन्ग टाइम फ्रेमवर्क दें, जो प्लानिंग में भी दें और उसमें भी इलेक्शन में 5 साल का बेस वो रखती हैं, लंबे उनको फ्रेमवर्क दिया जाए रिस्पेक्टिव इलेक्शन, वो विकास के बारे में सोचें। अब ये जो विशेषताएं डिस्कस करी थी, 8 विशेषताएं मैंने बताई थी, इनके भारत के संदर्भ में अगर हम इनका एनालिसिस करें तो इनका एनालिसिस जो है बहुत ही लिमिटेड है, एज सिटीजन नहीं है, एज डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। ये बाई वर्च्यू ऑफ जितने भी 8 के 8 सुविधाएं ये उन्हीं को अवेलेबल हो सकती हैं जो कि बाजार में एंट्री जिनकी है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो इक्विटी होल्डर हैं, जो बिजनेस में पार्टनर हैं, जो कहीं ना कहीं बाजार के सिटीजन हैं, दे आर सिटीजन ऑफ द मार्केट, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो है आमतौर पर मिलती नहीं है। और अब मैं जिस पर बात पर आता हूँ कि एक्चुअल पोजीशन इंडिया में है क्या, हमने काफ़ी सारे एफर्ट्स उठाए हैं। इन सभी एफर्ट्स के बावजूद भी डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट जो है वो भारत में तो नहीं हो सकी है। जैसे राइट साइजिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ट्राइंगल को शीर्षासन करा दो, ट्राइंगल को शीर्षासन करा देंगे, नीचे कुछ भी नहीं है। ग्रास रूट लेवल पर ऊपर बहुत कुछ है। ऊपर तो देखो ना, प्लानिंग कमीशन में 55 से लोग काम करते हैं, डब्ल्यूएचओ में भी इतने करते हैं, सीएजी ऑफिस में भी काफ़ी सारे लोग, 750 के आसपास लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं किस संस्थाओं में। और सारे गाँव को 7,500 गाँव है हरियाणा में, अगर इनको हम देख लें तो इनमें एक गाँव में एक व्यक्ति लगा लो तो 7,500 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो डाउन साइजिंग जो है नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई।
आईएएस के एग्जाम हर साल टाइम पर होते हैं, स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम हर एक टाइम पर होते हैं, इनमें कोई कटिंग नहीं है किसी किस्म की। हरियाणा छोटा सा स्टेट है, इनकी जो कैपेसिटी थी आईएएस की 103 थी, इन्होंने इसको 125 करवा लिया। अर्थात ये क्या करते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, मैनेजेबल डिस्ट्रिक्ट हैं, एक दिन में आप हरियाणा चक्कर काट सकते हो सारे का। लेकिन इतनी बड़ी भारा ब्यूरोक्रेटिक, एडीजीपी होता था, अब 12 डीजीपी हैं। तो अब इतने अधिकारी हैं, प्रमोशन करने का अपना नई तरीके ढूंढ रहे हैं। यहाँ स्टेट सेक्रेटरीट में एसीएस हैं, काम पूछो क्या काम है नहीं पता। नीचे नहीं है, नीचे मास्टर में रेशनलाइजेशन है, क्लर्कों में रेशनलाइजेशन है, डॉक्टर खाली हैं, मास्टर खाली हैं, सब लेक्चरर खाली हैं, यूनिवर्सिटी खाली, सब खाली हैं। अर्थात यहाँ पर ये बड़ी जबरदस्त प्रोग्राम है, तो बहुत कम है। अब जैसे मेरे पास कितनी देर लगी है कनेक्ट करने में, पढ़े लिखे लोगों के पास भी सुविधाएं हैं तो जान। अब ये ऑनलाइन, कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सभी यूनिवर्सिटीज में। और एक हैदराबाद का कल छपा था कि सिर्फ 37% लोग हैदराबाद के जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जो एजुकेशन दे रही है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो 37% लोगों के पास लैपटॉप और दूसरी लिंक की सुविधाएं हैं, बाकी के पास नहीं है। बाकी किसी का फ़ोन किसी ने मांग के लिया, किसी ने घर वालों का लिया, किसी ने किसी और का लिया, तब जाके क्लास या इंफॉर्मेशन डाउन करी। डिवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं है। आज भी केंद्र स्तर पर हम जाएं तो सारी की सारी जो वित्तीय जो शक्तियां हैं वो दे आर कंसंट्रेटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत ही टाइट है, कोई डिवोल्यूशन नहीं है। जबकि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स 1978 के रूल हैं, उनमें कहा गया इनको दे दो, लेकिन दे के कोई राजी नहीं है। बड़ी भारी सैंक्शन हैं, फिर सैंक्शन हैं पार्लियामेंट के बाद, और काफ़ी सारा लेयर ऑफ सैंक्शन हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए। आपको 62 के आसपास सैंक्शन लेनी पड़ती हैं, जिसको आप स्टार्टअप एंड ऑल काफ़ी पब्लिसिटी करते हो, इतना आसान नहीं है। और लगभग जो आपका जो यूज ऑफ आईटी में ना इसका सत्ता का प्रगतिकरण चाहिए, डेलीगेशन चाहिए, डिवोल्यूशन चाहिए। सिटीजन ग्रुप को आप डिसीजन मेकिंग में शामिल करिए, पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाइए, एथिकल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए। अब बात कुछ आती है कि कुछ सवाल हैं मेरे से भी पूछे आपने, उसको भी जवाब दूंगा मैं, कि क्या भारत में लोग जो है विश्वास करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस में? क्या समुदाय के स्तर पर आम आदमी को कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर उपलब्ध है जिनमें भागीदार हो सके? इंडिया में है क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं है। इन टोटल नंबर 1 राइट टू हेल्थ। अब हेल्थ की बात इंडिया में चली हुई है, जबरदस्त एक्सपोज हुआ इंडिया। आप लगा लो इट इज 1.8 और समथिंग एल्स ऑफ द टोटल जीडीपी, और हमारे पास है क्या? वेंटिलेटर भी नहीं है भाई। और कुछ है जो भी आप लोगों को, ये मजदूरों को जो माइग्रेंट्स हैं, इनको रास्ते में रोके हुए हो, इनकी जब आप टीवी पे देखते हो सर्वे, तो बड़ा दुर्नाम सर्वे है। एडुकेट हाउसिंग है क्या? सफिशिएंट फूड दे रहे हो क्या? क्वालिटी फूड दे रहे हो? क्वालिटी एजुकेशन है क्या आम आदमी के पास? न्याय फेयर है क्या? न्याय निष्पक्ष है क्या? क्या व्यक्तिगत सिक्योरिटी है? क्या जॉब सिक्योरिटी है जनरल पब्लिक को? बड़ी दिक्कत है। और हमारी सरकार ने कुछ काम करे हैं, कुछ कांग्रेस ने भी करे थे। सरकारें कोई आई, सरकार सरकार होती हैं, कोई ज़्यादा सा 19-20 का फर्क होता है, कोई आइडियोलॉजी काम नहीं करती। आरटीआई का जैसे कानून हमने पास करा था, और अब ये भी लेटेस्ट आरटीआई एक्ट को कांग्रेस ने भी कोशिश करी थी, 2005 में आया था, 6 में जो है कोशिश करी थी अमेंड कर दें। और अमेंड करने का आइडिया था कि जो नोटिंग का जो पार्ट है, कि हम नोटिंग देख सकते हैं, एक आदमी ने क्या नोटिंग चढ़ाई डीलिंग हेड ने, ऊपर क्या करी, और वो घुगी जो मारते हो ना, घुगी नाम नहीं लिखते हो, साफ नाम छुपाते हैं, ये भी लिखा था घुगी मार के नीचे ब्रैकेट में पूरा नाम लिखो कौन है, और मोहर भी लगाओ। ये काम नहीं है, करी थी डायलूट करने की कोशिश, लेकिन वो नहीं हो सका था, सारा 98% विरोध था। अब ये सरकार भी चाह रही थी कि पर्पज बताइए, 10 लाइन का जवाब दे सकते हो, 4 सवालों का जवाब दे, लेकिन अभी ने एक अच्छा काम कर दिया। पहले जो CIC का जो, या जो आपका SIC का जो प्रबंधन है, या जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस है, वो पार्लियामेंट के पास थे, सरकार ने ले ली है, और लेते ही टाइट मामला कर दिया इसने, कि जो सैलरी है, जो
सबसे मोटा जो पेट में दर्द था वो था आपके चीफ सेक्रेटरीज को या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, कि उनकी तनख्वाह और सीआईसी के जो मेंबर हैं या जो उसका चीफ कमिश्नर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट हैं, उनकी तनख्वाह उनसे ज्यादा है। उनको ये बात नहीं चल रही थी, अब उनकी तनख्वाह को कोशिश करा है कि इनके नीचे लेके आया जाए। इस तरह स्टेट का भी कुछ हाल करेंगे। ये डायल्यूट कर दिया आपने, अमेंडमेंट कर दिया इसके अंदर, और ये आपने सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। लोकपाल, लोकायुक्त, अब ये ऐसी संस्थाएं हैं काफी सालों से चली हुई हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, और ये अच्छी संस्थाएं हैं कि भाई सरकार के 3 अंग इसके तहत आए। छोटा छोटा देश हो तो पॉसिबल है कि ओपन हियरिंग होनी चाहिए, और दे मस्ट बी इक्विप्ड विद पावर ऑफ एक्सिक्यूशन मशीनरी एंड व्हाट्सओवर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास होना चाहिए। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में तो गलती से जो है वो लोकायुक्त तो बना दिए थे, लोकपाल को करते 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 बेचारा मुश्किल से एक होटल में बैठा है पहले तो, और उसके बाद में अब उसको जो है दिया तो है, लेकिन ग्रीवेंस रिड्रेसल यूनिट तो है उसके पास, लेकिन करप्शन सेल उसके पास नहीं है, और वो कैसे बैठा है एवरीबॉडी नोज, उसकी हालत घनी अच्छी नहीं है। इसी तरह से वीमेन पार्टिसिपेशन है, वो कितना है यू नो इट वेरी वेल। जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है जो 33% इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, वो कितने सालों से पेंडिंग पड़ा है, एवरीबॉडी नोज। और ये क्वेश्चन उठाया गया अभी लेटेस्ट लोकसभा इलेक्शन में कि इतनी औरतों को टिकट किस लिए दिया, बाय सम ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दैट। तो इस तरह की बात है, तो दे आर एंड दे आर स्टिल बीइंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेक्टर, उनको नेगलेक्ट हम करते हैं। अब एक लेटेस्ट जो है बहुत अच्छी बात आई है कि ये जो आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट था, जो कि बीजेपी ने इसमें अमेंड कर दिया छोटा सा, बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, कि किसान की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, जमीन को हम हथिया सकते हैं। पहले भी था ये, सेक्शन 6 है, इमरजेंसी रूल के तहत हम किसान की जमीन को हथिया भी सकते हैं, कंपनसेशन दें तो देना, ना भी दें, कई कई सालों कंपनसेशन पड़े हैं, अपनी मर्जी का कंपनसेशन दें, कम रेट पे लें, और कई रिजीम तो ऐसे आए कि कम रेट लें और बिजनेसमैन को ऊंचे रेट पे दे दें। तो इस तरह का भी एक रूल है कि किसान की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो मैंने बताया कि जो एंटी करप्शन एक्ट 1988 में जो कंसेंट का प्रोविजन है कि जो आदमी है तो उसको अरेस्ट मत करो, पहले कंसेंट को मिलती नहीं, इस कंसेंट को कोई तो सरकार दूर करे। क्या है बात की कंसेंट, इफ वन इज कोर्ट रेड हैंडेड देन उसका वन इज कोर्ट रेड हैंडेड जो है उसको चाहिए कि ही मस्ट बी पुट बिहाइंड द बार, उसमें कंसेंट की क्या जरूरत है। अब एक नया जो बड़ा लेटेस्ट मामला है वैसे तो, कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करे हैं, एसबीआई उनको रिलीज करेगा। 2 करोड़ से कितने करोड़ तक उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी खरीद सकता है, मैं भी खरीद सकता हूँ। खरीदने वाले का नाम नहीं होगा, किस पार्टी को दिया उस पार्टी का नाम नहीं होगा, अनोनिमस होगा, और पार्टी फंड रेज कर सकते हैं विदेशों से भी, देश से भी। अब ये आप मुझे बताइए कि इज इट नॉट अनदर फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? ये मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा तरीका नहीं है क्या? इसको सरकार क्यों कर रही है? अब ये भी अजीब सी बात है। अब ये कहें कि हम ट्रांसपेरेंट हैं और हम ये कुछ बातें बनती नहीं है, ये बड़ा ड्रिफ्ट है। ये आप ये कहिए कि इट वुड एनकरेज दोज एलिमेंट्स जो कि ब्लैक मनी जिनके पास है उसको बढ़ावा देगी, और इन बातों का आप सीक्रेट रख रहे हो। सिमिलरली इससे इस प्रोविजन के तहत कांग्रेस को तो पैसा मिला नहीं, लेकिन बीजेपी ने 487 करोड़ रुपए रेज किया इससे 17-18 में, अब भी काफी पैसा इसी ने रेज किया है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी के अंदर है नहीं। अब मैं आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, उसके बाद एक आपका मैं आऊंगा राइट टू इंफॉर्मेशन एंड अदर थिंग्स पे। अब देखिए वास्तविकता में हम देखें, हम कहते हैं 1 लॉ 1 नेशन, और हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश का सुप्रीम लॉ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे को कहीं नहीं मिली, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर से नीचे 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा, कि आजादी के बाद खासकर जो है वो जो कुछ कानून हैं, जैसे हमारे देहात में लैंड सीलिंग एक्ट है, बना दिया कि जो भी देहात में आदमी रह रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है, वो 17 एकड़ से ज्यादा, हरियाणा में तो एटलीस्ट उसको हम नहीं रख सकते, ये कानून बना दिया यहाँ तो कम्प्लीटली। लेकिन इसका अर्बन सीलिंग एक्ट कोई नहीं है अब तक,
अर्थात एक अर्बन या कारपोरेट हाउस या शहर में कौन कितनी जमीन रख सकता है, किसी को नहीं पता। आप देखते हैं दिल्ली के पास मरोली रोड और दूसरा जितना भी इलाका है, इसमें लिख रखे हैं फार्म हाउसेज, और कई कई एकड़ के फार्म हाउसेज हैं, और उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, और वो क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इनकम टैक्स है, वो तो इस तरह के मामले मिलेंगे। तो दो कानून हो गए, देहात के लिए अलग और शहर के लिए अलग। इसी तरह से प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, ये एग्रीकल्चर की अलग है और इंडस्ट्रीज की अलग है। देहात में तो अगर प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर की, तो एक नोटिस आता है। जिस जिस स्टेट्स में ज्यादा गेहूं होता है, उसमें हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, कि भाई आप जो सारी फसल एक नीचे लेके आओ, जिसको अनाज मंडी कहते हैं, और वहां पर जो है वो आपको एमएसपी मिलेगा इसका, और वो क्या है, आपको आड़ती के थ्रू, दलाल जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू आपका अनाज खरीदें, डायरेक्ट भी नहीं खरीदेंगे। पैसा भी आड़ती को देंगे, चेक आड़ती को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कोई ऐसा देश मुझे मिला नहीं, मैंने देखा इस पे आपके गूगल पे कि नेम एनी वन कंट्री जहाँ कर मैंने अपना सामान बेचा है। ये तो वो हुआ कि सीमेंट जो है वो एक सीमेंट फैक्ट्री वाला सीमेंट बेच रहा है, या एक रेडी वाला केड़े बेच रहा है, और वो तीसरा आदमी है वो कहेगा मैं बेचूंगा तेरे केड़े। ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है? आप फिर मैं कारपोरेट हाउसेज से कीमतें वो तय करते हैं, मैन्युफैक्चर वो करते हैं, इनपुट कॉस्ट कितनी है वो तय करते हैं, और उसके सामान को अपने को बेचते हैं। क्या एक दिन का डिले होता है क्या? यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बेच दिया, आड़ती पैसे देगा, कब देगा, कोई टाइमली पेमेंट नहीं है। ऐसा कलच फैला दिया है साहूकार, जो आड़तियों ने, साहूकारों ने गरीब आदमी को कि डेट ट्रैप में ले लिया है। वही सारा उसको फाइनेंस करते हैं और फसल को डला लेते हैं, कोई उसको कोई हिसाब किताब नहीं देता। इसलिए अलग है, दोनों की दोनों अलग हैं। इंडस्ट्रीज में ये लागू नहीं होता है। अब जो गन्ने के जो एरियर्स हैं, वो आपको पता है, हरियाणा के जो है वो लगभग 800 करोड़ का एरियर है, और कई सालों से है। ऐसा नहीं इसी साल का 6-7 साल से पैसा है, नहीं, बड़ी वंडरफुल बात है ये। इसी तरह से जो है किसान को सोशल सिक्योरिटी की बात हम कर लें। सोशल सिक्योरिटी आप देख लीजिए, एक किसान की लैंड जो है आपने एक्वायर कर ली, जबरदस्ती कर ली, एमरजेंसी क्लॉज के अंदर कर ली, क्या उसको क्या दे रहे हो भाई? कंपनसेशन आपका तय, आपने तय करा है, किसान ने तो करा नहीं, मार्केट रेट तो आप दे नहीं रहे, उसको रिहेबिलिटेट नहीं कर रहे, उसको कोई रॉयल्टी नहीं दे रहे। अब एसेट के नाम पर हरियाणा में लगा लीजिए, जद्द डिस्ट्रिक्ट है उससे लेकर दिल्ली बॉर्डर तक, ये जो आपके मुकेश अंबानी जी हैं, इनकी 17,000 एकड़ जमीन है एससीजेड के तहत, 2005 के तहत एक्वायर करी थी। एससीजेड एक्ट 2005 कहता है कि यदि कोशिश करी थी इन्होंने कि हम जो है 2007 में दिसंबर में एससीजेड शुरू कर देंगे, अगर शुरू नहीं करा तो कंट्रैक्ट है, शुरू नहीं करा तो किसान जो जमीन है ऑटोमेटिकली किसानों को वापस आ जाएगा। आई क्या वापस? लॉयल्टी भी नहीं मिली, क्या नाम उसका, और कुछ कुछ भी नहीं मिला उसको। हम देंगे आपको 33,000 34,000 रुपये पर एकड़ आपको हर साल का देंगे, एक आदमी को नौकरी देंगे, एक प्लाट डेवलप करके देंगे, सारी बातें कहाँ है? और जब किसानों ने विरोध कराया तो सारे हरियाणा की पुलिस वहां पर हुई और फायरिंग हुई, और लोग अपने घरों में बैठ गए। आज भी उस जमीन कांटे के तार लगे हुए हैं और पॉपुलर के पेड़ बोए हुए हैं, और वो जमीन उसी के पास है। किसानों के पास तो है ही नहीं। नर्मदा के जो लोग जिनकी जमीन चली गई थी, क्या हालत हुई इन बेचारों की। ऐसे डेवलपमेंट मॉडल के लिए उनकी क्या कर रहे, रेमाटी उनका रेवलेशन हुआ क्या? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला उनको। दूसरी तरफ हम यही लैंड जो है एक्वायर करके, डेवलप करके, इंफ्रास्ट्रक्चर दे के कम रेट पे हम इन कॉर्पोरेट हाउसेज को देते हैं, और सारी सुविधाएं देते हैं। अब आ जाओ टैक्स पॉलिसी पे। एक आम आदमी आज भी कितने टैक्स देता है? 40 के आसपास टैक्स देता होगा। देहात में तो और भी ज्यादा हालत खराब है, रेवेन्यू टैक्स एंड ऑल दैट, हालांकि श्रिंक कर गए लेकिन फिर भी है। लेकिन और एक जो सर्विस वाला आदमी है, वो सारे सर्विस टैक्स एंड ऑल जितने भी टैक्स हैं, रजिस्ट्रेशन, रोड एंड करके फिर इनकम टैक्स भी देता है खर्चे पर। तो कारपोरेट हाउस की तरफ चले जाओ, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पे टैक्स देगा, अदरवाइज टैक्स ही नहीं देगा। इसलिए ज्यादातर कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में दिखाती ही नहीं। ये तो दो दो कानून है ना, टैक्स के भी दो कानून है। अब ये कहाँ लिखे हैं संविधान में, कहाँ ये बात कही गई है, हमें नहीं पता है। पॉपुलेशन 80%, 71% अब भी देहात में है, और 29% शहर में है। अब आप अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखें या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देखें, आपको उल्टा मिलेगी कि देहात में तो पैसा बहुत कम जाता है, कि सारा का सारा जो मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेटल रोड है, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, आईटीआई हैं, जो भी हैं शहर में ही तो हैं सारी की सारी। सारी सुविधाएं सिविक कम्युनिटी शहर में, देहात में तो कुछ भी नहीं है। दे आर टोटली एब्सेंट। अब
इंडस्ट्रीज को आप बड़ा भारी इंसेंटिव देते हो, कोई भी शुरू करेगा जमीन भी देंगे और इंसेंटिव भी देंगे, 5 साल का 10 साल का टैक्स हॉलीडे भी देंगे और आप आइए तो सही। अरे ऐसा कोई इंसेंटिव किसान को तो देता नहीं है, जिनकी हालत बहुत खराब है। इसलिए ये भी है, मुझे नहीं पता कानून कहाँ लिखा है। किसान लोन ले तो कर्जा, कारपोरेट हाउस लोन ले तो एनपीए, और भी बैंक रजिस्टर करेगा। किसान लोन ले 5,000 का तो उसका फोटो आप और उसका साल डिफॉल्टर की लिस्ट लगाते हो बैंक के बाहर, फोटो समेत। और जब यही बात आए, जो लोग भागे लेके यहाँ भी बैठे हैं, उनके पास आए करोड़ों रुपए लेकर भागे, लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, आपने लोन दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत फर्क है। देहात का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने के बाद हमें रिन्यू करना पड़ता है और फिर भी ये 8-9% बैठता है, क्योंकि 7% ले रहे हैं और 6 महीने में रिन्यू, तो ये 8-9% बैठ गया। इस तरफ हम इंडस्ट्री को 4% को लोन दे रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। और कंपनियां भागी हैं, चाहे IFSL हो, चाहे करोड़ रुपए का एनपीए है। 5 साल में 7 साल में ये लगभग 8 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ रुपए हो गए। और बैंक सिंपली लिखता है एनपीए, ये बैड डेट है भाई, रिकवर नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आरबीआई ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में कितनी जमा बताने के लिए तैयार नहीं है। देश का वित्त मंत्री कहता है ये बताना देश के हित में नहीं होगा। अभी ये कौन सा देश का कहता है, ये भी जबरदस्त चीज है। व्हाट ए डिफरेंस, व्हाट ए डिस्क्रिमिनेशन, it is shameful, on the part of the government, but they are misinterpreting the constitution, they are misusing the constitutional law। इस तरह से यहाँ पर इस तरह की बात हमने करी गई है, बड़ा फर्क है इसमें। और इसी तरह से हमारा आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए, अगर देहात का आप इंडिया सर्वे करें, एक ये रिपोर्ट आई थी आपकी 2015 में, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, ये तो वैसे कास्ट सेंसस थी, इसकी रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी। देश में लगभग 65% जनसंख्या ऐसी है जिनकी आमदनी 5,000 रुपये महीने से कम है, और लगभग 85% वो मार्जिनल स्मॉल किसान है जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब ये हालत उनकी, और गरीब बहुत ज्यादा हैं। अब भी अगर आप बात करेंगे तो मैं सुनता हूँ, जब हरियाणा में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया तो हरियाणा में चीफ मिनिस्टर उसके बेटे ने बताया कि हरियाणा में 65% लोग कवर होंगे इसमें। मैंने बड़ा, मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि 65% लोग गरीबी की रेखा नीचे है क्या। तो आज तक आप छोटे से स्टेट में इंडिया में ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, आप आंकड़े रोक के इलेक्शन के बाद बताए, जो कि 45 साल के हाईएस्ट हैं, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं है। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया में कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कितने लोग सरकारी महकमे में हैं। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनकी क्या हालत है। आपके पास सेंसस तो है, आंकड़े नहीं है, आप आंकड़े छुपाते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल के आंकड़े आपके पास नहीं है। जब आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन आंकड़े मांगते हैं तो एक ही जाता है, 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, पंचायत एंड डेवलपमेंट और जो आपका ये सिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, की हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल के आंकड़े नहीं है। तो कौन से आंकड़े हैं भाई। आप आंकड़ों को रोकते हो, विद होल्ड करते हो, उनको मिस इन्फॉर्म करते हो और उनको उनको मैनिपुलेट करते हो। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए 1938 में एक पास किया था, हैत खां की गवर्नमेंट थी पंजाब में, उन्होंने करा था कि यदि कोई भी व्यक्ति की साहूकार से कर्जा ले लेता है, मान लिया 100 रुपये कर्जा ले लिया, 200 रुपये दे दिया, तो उस केस को खत्म कर दो। आज के हिंदुस्तान में किसान का कर्जा तो होता है बहुत कम, 100 रुपये, लेकिन जुर्माना होता है 5-7 हजार रुपये, और कुल मिलाकर फिर आप जो है एक चक्कर चलाते हो इलेक्शन के बाद में, इतना रुपया माफ कर दिया। वो प्रिंसिपल अमाउंट आपने कुछ माफ नहीं करे उस आदमी का, आपने तो जुर्माना लग रहा था ना उसमें, पेनल्टी पे पेनल्टी, जो कि आप कारपोरेट हाउस नहीं लगाते, उनको छूट देते हो, 5 साल और दे दो, बढ़ा दो। यहाँ किसान को कोई छूट नहीं देता, देहात में किसी मजदूर को कोई छूट नहीं देता, उसे जुर्माने लगाते हो, दब के बिजली के बिल पे भी लगाते हो, और फिर कहते हो कि हमने माफ कर दिया। माफ क्या कर दिया, आपने अपना जुर्माना माफ किया। तो इस तरह के भी पॉलिटिकल काफी सारे स्टंट जो है सरकार खेलती है। अच्छा, उन्होंने कहा कि दुगना दे दो, छोड़ दो, अब नाम नहीं छोड़ रहे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपये भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। और हम, कोई भी गरीब आदमी है 3 चीजों के लिए कर्जा लेता है, बीमारी के लिए कर्जा लेता है, लड़की की शादी के लिए कर्जा लेता है, और वो आदमी मुकदमेबाजी में पैसा खर्चता है, उसके लिए कर्जा लेता है, पक्का कर्जा लेता है।
इसलिए फूड कंजम्पशन पे जो खर्चा है वो एवरेज आदमी का इंडिया में बहुत कम है। इन बातों पर खर्चा होता है ज़्यादातर। सोशल सिक्योरिटी की बात करता हूँ मैं। आप शहर में आप देख लीजिए, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड, सामान जाता है वो भी इंश्योर्ड है, सब कंप्लीटली एवरीथिंग इज इंश्योर्ड। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दिवाली से पहले पटाखों की दुकानें लगी हुई थी, उनमें आग लग गई, और वो लाइसेंस था या नहीं था, लेकिन सरकार ने बड़ा जल्दी उनको फटाफट 5-5 लाख रुपए अनुदान दिया। दूसरी तरफ आ जाइए, किसान का बीमा है, उसकी किस्त किसान देता है, किसान को सांप ने काट लिया, किसान रात को पानी दे रहा है, नमोनिया हो गया, ऊपर से बिजली का तार गिर गया, फसल जल गई, किसान के पशु बिजली की लपेट में आ गए, किसान के खेत में आपने हाई टेंशन का वायर और खंभे गाड़ दिए हैं, किसान के जमीन पे आपने बगैर पूछे जो है और कबाड़ा कर दिया, इंक्रोच कर लेते हो। कंपनसेशन क्या है भाई? आप मुझे बताइए, क्या कंपनसेशन दे रहे हो उसको? इज केप्ट डिप्राइव्ड ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। इस तरह की बातें काफ़ी सारी हैं जो कि बहुत ख़राब हैं। और लास्ट बट वन, कि आज देश में अगर लेटेस्ट डेटा अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि रिच पीपल का गैप बड़ा भारी है। आपके 10% लोगों के पास 90% एसेट प्रॉपर्टी है, और 90% के पास बेचारे के पास 5% एसेट्स हैं। बड़ा भारी गैप है। और ये इससे साबित होता है कि हमने कोशिश तो काफ़ी कर ली, लेकिन ये जो मॉडल है हमारा गुड गवर्नेंस का या ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का, ये आम आदमी तक नहीं पहुंचा है। ये उसमें तो बेचारे में अब भी डिसकंटेनमेंट है। और इसलिए जो है मोदी साहब ने भी, ये जो मोदी गवर्नमेंट ने यूपीए 2 ने भी ये सारे सिद्धांत अपनाए थे। इन्होंने शुरू भी करा था यूपीए 1 ने, तो ये रिफॉर्म शुरू करे थे। लेकिन फिर भी सबका साथ एंड ऑल दैट ऐसा होते हुए भी जो आप ये कह सकते हो कि जो मूल सुविधाएं हैं जो मैंने आपको बताई थी वो आम आदमी को नहीं मिल पा रही। इसलिए गुड गवर्नेंस का इतना ही। अब बात आते हैं, दूसरा इसका एस्पेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर और राइट टू सर्विस एक्ट। और काफ़ी सारे एक्ट हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, जिसमें जिसमें जो है आप ये कह सकते हो कि सूचनाएं देने का अधिकार है, लोगों को बताने का अधिकार है कि कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बारे में आप पूरी सूचनाएं दें, कोई मेडिसिन है उसकी पूरी सूचनाएं दें, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी फ्रॉड एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए, कद ऊंचा कर देंगे, छोटा कर देंगे, लंबा कर देंगे, ऐसा 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 काफ़ी सारी ऐसी आती हैं जो कि मिसलीडिंग है। अर्थात अब हम आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे। सूचना का अधिकार, अगर आप दुनिया के ग्लोब पर देखेंगे ना, तो सूचना का अधिकार ग्लोब के कुछ निश्चित भाग तक सीमित है। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल ऑफ थॉट एक ही है, डोमिनेंटली लेड बाय अमेरिका। उसके बाद ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और थैचर का पीरियड है इंग्लैंड का। वो एक स्कूल बड़ा बढ़ता नहीं, वो एक स्कूल, अर्थात एक स्कूल ऑफ थॉट है। अर्थात अब जो महत्वपूर्ण बात है कि केवल डेमोक्रेसी नंबर 1, नंबर 2 वेस्ट और यूरोप, यूरोप में भी ईस्ट यूरोप जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वन पार्टी रूल है। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको इन कंट्रीज के अलावा, अमेरिका और यूरोप के अलावा, आपको काफ़ी सारा लिटरेचर या इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी। अब दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो सारे मॉडल इनके पास हैं, डिफेंस के मॉडल इनके पास हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल इनके पास हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज अप्रोचेज इनके पास हैं, सारा का सारा इनके पास है। तो सूचनाएं कंसंट्रेट कर रही हैं ग्लोब के पर्टिकुलर हिस्से में। होना क्या चाहिए? डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए सूचना का, सूचना को परमिशन दी जाए। ग्लोबलाइजेशन में यही तो बात है कि देयर मस्ट बी फ्री फ्लो, अर्थात वैश्वीकरण में फ्री फ्लो होगा। किसका? नंबर 1 वस्तुओं का, नंबर 2 सेवाओं का, और नंबर 3 विचारधारा का, आइडियोलॉजी का, सूचना का, चाहे वो आपके खिलाफ हो और चाहे आपके फेवर हो। और व्यापार होगा बैरियरलेस, व्यापार होगा ओपन ट्रेड, अर्थात कोई बैरियर नहीं। अर्थात मैं अपना प्रोड्यूस कहीं बेचूं। अब ये जो बात जो मैंने कही थी, ये बात खेती पर लागू नहीं होती। किसान नहीं बेच सकता, किसान मंडी में बेचेगा। व्यापारी कहीं बेचे, एक्सपोर्ट करे, कहीं करे, इसको पूरी छूट है। तो ग्लोबलाइजेशन तो बैरियरलेस स्टेज की बात कर रहा है। ये बात अलग है कि ट्रम्प पीरियड में जो सेकंड फेज ऑफ लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन था, वो यू टर्न ले गया।
क्यों? अब ये फ्री फ्लो नहीं ना, तो कह रहे हैं कि मैं वॉल खींचूंगा, एक इजराइल की खींचूंगा, एक अरबीन की खींचूंगा, एक कोरिया खींचूंगा, तो वॉल जहां खिंच जाएंगी तो फ्री ट्रेड कहां से होगा? तो अब थोड़ा सा ट्विंट है। और दूसरा इसका स्टेटमेंट है, अमेरिका इज फॉर अमेरिकन, नेक्स्ट इलेक्शन पर नजर है। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की उसको जो फ्लो है उसको उसको वो पहुंचता है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, फ्री फ्लो होना चाहिए, एंड वी शुड हैव ए नॉलेज इंटेंसिव सोसाइटी, मीन्स वी शुड हैव इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। अर्थात हमारे पास समाज है वो सूचनाओं से लदापद होना चाहिए, सूचनाएं अवेलेबल होनी चाहिए टू एवरी सेक्शन, एवरी पीपल, एवरी एवरी प्लेस एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमें फायदा रहेगा। किस बात में सबसे मोटा फायदा रहेगा कि फैसले लिए जा सकते हैं फटाफट, क्योंकि सूचना की कमी नहीं है। अर्थात छोटी छोटी बातों के लिए सूचना की कमी है। मान लिया कल की छुट्टी है, सर्कुलर आता है परसों, तो हमें पता ही नहीं कल की छुट्टी थी, सर्कुलर बाद मिलता है। अर्थात हमारे चैनल कमजोर है। इस तरह से ये सूचनाएं सभी देश के, विश्व के हर एक कोने में होनी चाहिए, ये इनको चलना चाहिए आगे। दूसरा आप देखेंगे कि लिटरेचर भी अगर आप तलाश करें तो जो डेमोक्रेसीज हैं या इन पे मिलेगा, ज्यादातर क्रिश्चियन सिविलाइजेशन में मिलेगा, चाहे वो पॉल कनेडी हो, चाहे फकुएमा हो, चाहे आपका सैमुअल पी हंटिंगटन हो। ये जो लोग किताब लिखी है लोगों ने, डिक्लाइन, राइज ऑफ सिविलाइज, एंड ऑफ सिविलाइज, जो भी लिखी है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और लास्ट में एक ही सिविलाइजेशन चलेगी, वो बात सच्ची भी होगी, दूसरी तो बिगड़ी है। और इनमें वो एक हरियाणा में कहावत है, अपने शीत को कौन खट्टा बताओगा। अर्थात अगर क्रिश्चियन पे, वेस्टर्न पे, यूरोप के वो राइटर लिखते हैं तो अपने अपनी सभ्यता पर या अपने देशों में लिखेंगे, दूसरे का क्यों लिखेंगे? उसको अच्छा बताएंगे, उसको प्रोजेक्ट करेंगे। तो यही विचारधाराएं अवेलेबल हैं, यही लिटरेचर अवेलेबल है, बाकी लिटरेचर अवेलेबल नहीं होगा आपको कोई भी। तो इस चीज का मतलब है कि सूचनाएं लेने का अधिकार, राइट टू नो तो था संविधान में, सूचना लेने का अधिकार नहीं था, राइट टू। अब लेकिन इसकी तीन एंगल है। अर्थात कोशिश करेगी कि सूचना जो है, एक सूचना बराबर है नॉलेज, सूचना बराबर है ज्ञान, और नॉलेज, नॉलेज इज पावर, नॉलेज एक शक्ति है। और ये जो शक्ति है ये बड़ी कॉस्टली है। नॉलेज आसान नहीं है। नॉलेज नॉलेज आप कहेंगे ना उन्नति करना और आसान होता, तो ये तो खैर इंडिया को तो मैं नहीं कह सकता, इंडिया में तो शायद इंटेंशन नहीं है कि अब वो जमाना गया कि हम ये कहें हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा बहुत है, जबरदस्त पैसा है, बट चैनलाइज करने की प्रॉब्लम आ रही है। चैनलाइज कहाँ करें, हमारी नीयत खराब है, हम गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफी सरकारें बदल ली हैं, गरीब चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन गए हैं और अच्छे भी बन गए हैं, लेकिन वहाँ गाँव में कोई नहीं पहुंच पा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन यहाँ जो कहने का मतलब है कि नॉलेज पावर है और पावर बड़ी कॉस्टली है ये। इसलिए सूचना का होना एक ज्ञान का प्रतीक है। और जिस आदमी में ज्ञान है, एवरेज नॉलेज है, वो उसमें इतनी क्षमता आ जाती है, ही बिकम्स रैशनल, वो रैशनल हो जाता है। अर्थात क्या ठीक है क्या गलत है वो ये आराम से सोच लेता है। इवन ए कॉमन मैन हैविंग ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन डिसाइड कि यस व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। ये बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। एक तो ये पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष है कि यदि एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी है तो उसका फायदा क्या है कि यदि मैं अपने फील्ड में, मान लिया सपोज आई एम प्रोफेसर, अगर मैं आई एम fully competent to profess myself, equipped with all sorts of information required in professing me before the audience, then थोड़े देर के बाद मैं जरूर आपके बारे में लोग कहना शुरू कर देंगे इज ए गुड प्रोफेसर, बिकॉज नॉलेज है। इस तरह डिपार्टमेंट में कोई आदमी सर्विस रूल्स एंड ऑल दैट, एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज है, लोग उसके कायल हो जाते हैं, भाई बड़ा जबरदस्त, इसको सारा पता है। कारण कारण है सूचना है, उसको नॉलेज है। तो नॉलेज आदमी में परफेक्शन लेके आता है, नॉलेज आदमी में पॉजिटिविटी लेके आता है, नॉलेज आदमी में रैशनलिटी लेके आता है, नॉलेज आदमी में एक हायर लेडर को छूने की तमन्ना लेके आता है, नॉलेज आदमी को वाइब्रेंट रखता है, और नॉलेज आदमी को किकिंग एंड फाइटिंग रखता है। तो नॉलेज के काफी सारा, अर्थात ये उद्देश्य है। दूसरा है कि सरकारें ओपन हो। सरकारें ओपन का मतलब है कि ओपननेस ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टम को खोलिए। यूएसएसआर वाज क्लोज्ड, यूएसएसआर पूर्णतः कंप्लीटली बंद था, और वो कह रहे थे बस पोलिट ब्यूरो का मेंबर बन गया तो सब कुछ मिल गया, और इकोनॉमी को उन्होंने नकारा।
सामाजिक पक्ष को भी नकारा, और आप देखते हैं उसकी क्या हालत हुई। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन स्टेट बन गया, उसकी हालत घनी अच्छी नहीं। अर्थात इकोनॉमी को खोलिए। इकोनॉमी खोलना मीन्स ओपन योर सोसाइटी, टेल दी पीपल व्हाट यू आर। और दूसरा भी कहा भी गया है, यदि आप किसी भी कुकर को सीटी नहीं मारने देते हो, कुकर वुड बर्स्ट। इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म करिए, बताइए। अब देखना कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, काफ़ी सारी हमारे प्रोग्राम्स आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो डीआरडीए में आते हैं। और डीआरडीए में एक प्रोजेक्ट इकोनॉमिस्ट होता है जिसके पास एक मास्टर चार्ट होता है, और मास्टर चार्ट में लिखा होता है कौन सी स्कीम नई आई है, कौन सी स्कीम प्रेवलेंट है। लेकिन अजीब बात है कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम आदमी को पता होता है कि ये स्कीमें नई हैं, ये स्कीमें पहले से लिए हैं। और इसके बारे में हमने पीएचडी और एमफिल काफ़ी सारी कराई, तो बड़ा अचंभा हुआ जान के कि लोगों को पता ही नहीं ये स्कीमें भी हैं, अर्थात हम बताते नहीं। अब ये सूचना का अधिकार जो आया, ये जो है पहली बार आया, तो इसमें जो है 3 उन्होंने एंगल रखे, इसकी 3 टांग है। पहला है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना लेने का अधिकार। दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मुझे किसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी जिसके पास सूचना है। जो भी पब्लिक अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑफिस हैं, वो मुझे बताएं। जैसे डीआरडीए बताए कि भाई शेड्यूल कास्ट के लिए योजना आ गई है, औरतों के लिए योजना आ गई है, अनएम्प्लॉयड के लिए योजना आ गई है, ओबीसी के लिए योजना आ गई है। अर्थात इस तरह की बातें जो है, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जो है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम आ गई है। आप उनको बताइए, वो लोग अप्लाई करेंगे। आप उनको बताते ही नहीं बताते तो उनको पता नहीं चल पाता। इसलिए जो है, एक तो ये है राइट टू बी इन्फॉर्म, और एक है राइट टू इन्फॉर्म, मैं दूसरों को भी इन्फॉर्म करूं जो मुझे पता है। तो इसकी 3 टांग है, हम एक ही टांग पर काम कर रहे हैं। वो टांग है राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में, और एक बार मैं आपको और बात बता दूं कि हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे। हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं जो सार्वजनिक हित से संबंधित हो। हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे कि बिजली की तारें जो हैं, जो इनकी उम्र क्या है। हम ये नहीं पूछ रहे कि जो वाटर बूस्टिंग सिस्टम है, इसकी उम्र क्या है, ये कब बने थे। हम ये नहीं पूछ रहे कि मेटल रोड ये कब बने थे, इनकी क्या उम्र है, कब इनको दोबारा बनाना चाहिए। हम बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे कि कौन कौन से थर्मल पावर इस्तेमाल हो रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे हैं कि हरियाणा का टोटल बजट कितना है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का बजट कितना, हमें बताइए किस बात के लिए है, अनटाइड ग्रांट जो भी है बताइए हमें। इस तरह हम नहीं पूछ रहे, हम तो छोटी मोटी बातें पूछ रहे हैं, लाइक पुलिंग करंट ऑल दैट। तो इस तरह का ये 3 टांगे हैं। अब इनका कुछ उद्देश्य है टू ओपन द सिस्टम, उद्देश्य है डेमोक्रेटाइज द इंफॉर्मेशन, उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी लाने का, उद्देश्य है करप्शन पर अंकुश लगाने का, उद्देश्य है पार्टिसिपेशन का, कि किसी ऑफिस में आप घुस जाओ और ऑफिस में आपको पहले ये कह देते भाई भाग यहाँ से क्यों आए, अब आपको कोई नहीं कह सकता। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ जो आपको डेली उसमें आप फेस करते होंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन एनिमल हस्बेंड्री या किसी पशुओं के अस्पताल की लेनी है, और आपके पास में अस्पताल कोई है नहीं आसपास, और आपके पास प्राइमरी स्कूल है, आपके बिल्कुल पास हमारे गांव में है, आप प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास जाइए। अगर नहीं लिखना जानते उसके पास सीधे मिलिए, क्योंकि वहाँ का पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो है। वो आपको बताएगा कि आपकी एप्लीकेशन लिखवाएगा, अंगूठा लगवाएगा, और उसको सूचना को हमने जो है वहाँ पहुँचाना है। वो सूचना हमें 30 दिन में मिलनी थी, 5 दिन का टाइम हमने उसको दे दिया, 35 दिन में मिलेगी। वो डांगरा के अस्पताल में आपकी एप्लीकेशन पहुँचाएगा। इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इसमें एक और बहुत अच्छी सुविधा दी है कि आप रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट कर सकते हो, जो कि ये एस्पेक्ट प्रेवलेंट इंडिया में हुआ ही नहीं अब तक, कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो रिकॉर्ड का। मीन्स कि आप किसी दफ्तर में जाएं, एक एप्लीकेशन दें कि भाई मैं आपकी फाइल नोटिंग देखना चाहता हूँ, मैं आपका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, और जो मुझे जरूरत होगी मैं बता दूंगा कौन सा है, क्योंकि ये बल्कि है और इसमें मैं जो है इसको इंस्पेक्ट करूंगा। उसमें आप पूछ सकते हो कि किसकी है, दस्तक किसके हैं, ये नोटिंग किसकी है, व्हाट फॉर इट इज। अर्थात एक फाइल की नोटिंग पढ़ने के पश्चात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का पता चलता है। वो है कि जो ऑफिसर ऊपर बैठा है, डीलिंग हैंड की मेंटेलिटी, करेक्टर, सर्विस का उसका क्या बोलते हैं करेक्टर, आपका उसका नॉलेज ऑफ रूल्स, और उसका डेंट किसकी तरफ है, उसकी विचारधारा है क्या।
1 मिनट में पता चलेगा ऊपर के ऑफिसर ने क्या लिखा, उसको बदला, क्या किया। अर्थात इससे पता चलता है कि हमारी जो ऑफिस की जो कार्यप्रणाली है, प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, उसका चरित्र और उसके विचार क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, इन बातों का हमें पता चलता है, जब नोटिंग बेस इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास पूरा पैराफर्नेलिया है। इसका कंज्यूमर कोर्ट की विभिन्न तरीके उससे उससे अलग है। ये इस तरह से कोर्ट का जो इंटीग्रेटेड कोर्ट हमारे हैं, जुडिशरी उससे अलग है, इंटीग्रेटेड कंज्यूमर कोर्ट उससे अलग है। इसमें 2 ही पोल हैं। इसमें स्टेट का अलग से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है और सेंट्रल मामलों का अलग से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। अर्थात स्टेट इंफॉर्मेशन की अपील सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हम नहीं कर सकते, यही खत्म हो जाती है। अर्थात इसमें जो स्ट्रक्चर है वो है, हमारे पास फिलहाल है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में मिलेगा। उसके बाद उसी विभाग में एक आदमी मिलेगा आपको, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जिसके पास आप अगर फैसला आपका नहीं दिया जाता, 30 दिन में सूचना नहीं दी जाती, आधी अधूरी दी जाती है, आपको मिसगाइड करा जाता है, तो आपको जो है आप फर्स्ट अपील में जा सकते हो। उसी संगठन के अंदर, उसी कार्यालय के अंदर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है। और दूसरी अपील है राज्य सूचना आयोग में। इस अपील का टाइम है 90 दिन का, उसका कोई टाइम नहीं। ये बड़ी भारी कमी है कि सेकंड अपील का निपटाने का कोई टाइम नहीं, इसलिए केस 3, 4, 4, 5 साल, 6 साल पड़े हैं वहां पर। और वहां की कार्य प्रणाली को घड़ी बढ़िया नहीं है, जबकि हालांकि उनका जो स्टेटस है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर का स्टेटस हाई कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट है। सब टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो कि उनकी होती है। इसके अतिरिक्त जो बहुत बड़ा काम है कमीशन के पास, वो है कि रिकॉर्ड तैयार करवाना, इंस्पेक्शन करना, इस एक्ट को प्रोपेगेट करना, इसके लिए जो है लेक्चर कराना, वर्कशॉप कराना, इसके लिए जो है आप ये कहेंगे ट्रेनिंग देना, ये सारी बातें आप ये राइट टू इंफॉर्मेशन के कमीशन का काम है, कमीशन कर सकता है। और ये जो हमारे पास जो ताम झाम है, इसमें दिक्कत क्या आई कि इस व्यवस्था के साथ हम चलते हैं, और इस व्यवस्था के साथ चलने पर जब ये एक्ट आया 2005 में, पहले 2000 का जो एक्ट था जो 2002 में लागू हुआ था, उसमें 3 साल की इम्प्रिजनमेंट थी वायलेटर को। लेकिन इसमें एक जुर्माने के अलावा दूसरा क्लॉज भी अब 2005 में आ गया, वो तो हमने खत्म कर दिया है। इसमें 25,000 रुपये जुर्माना, दूसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिसिप्लिन ऑफ सर्विस या डिसिप्लिनरी सर्विस या डिसिप्लिनरी एक्शन हम लेते हैं, वो शुरू होता है एक्सप्लेनेशन, वार्निंग, सस्पेंशन, और आपका क्या बोलते हैं टर्मिनेशन, और सबसे खतरनाक है डिसमिसल। डिसमिस इंप्लाई जो हो गया, दोबारा कहीं भी नौकरी नहीं लग सकता है, वो खत्म। तो इसलिए ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में हमारे पास है, ये डिपार्टमेंटल एक्शन भी नदारद है, कोई भी नहीं लेता। यहाँ पर इंडिया में ये पक्ष भी नहीं है, यही पक्ष है जुर्माने वाला, ये जुर्माना भी लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या, जुर्माना भी कई करोड़ों रुपए पेंडिंग है, जो कि इंप्लाई देते नहीं, अर्थात यहाँ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये ताम झाम चल रहा है इसमें। जब ये एक्ट पास हुआ और उस टाइम जब प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट ने एक राइडर बैठाया इस पे, जबकि उसको हम पीपल प्रेसिडेंट कहते थे, सबसे अच्छा प्रेसिडेंट था वो। 2 ही जगह उसकी कमियां मुझे नजर आई, एक तो ये कि उसने आरटीआई पे दस्तखत करते हुए राइडर उठाया, और दूसरा उसने अफजल की फांसी में कुछ देरी करने की कोशिश करी और दस्तखत करने में 1.5-2 साल लिए। तो ये जो पहला जो पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि उसने राइडर बैठाया कलाम साहब ने, कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटीआई 2005 और कंसेंट दी। अब दो, अगर फर्स्ट रीजन ऑफ इंडिया सस्पिशियस है अबाउट द एक्ट, तो आप ये कह सकते हो कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि लोगों को संदेह या मैसेज जो जाएगा बड़ा गलत जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा वायलेटर है इस एक्ट का, जो मैंने बताया आपको, 85% जो वायलेशन है, जो जवाब नहीं देते, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि जुडिशरी कहती है कि हम तो गाय हैं, वी आर जस्ट सेक्रेड काउज, पवित्र गाय हैं, हमारे ऊपर शक क्यों करते हो, इसलिए हमें एग्जेम्प्ट करो आरटीआई से। अगली बात पर मैं आता हूं। अगली बात है सबसे कवाड़ा जो है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल बिल्कुल भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंदा कहां से इकट्ठा करा, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेटेस्ट मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि फाइनेंशियल बिल के तहत क्रिएट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने,
और एसबीआई इनको देगा, केवल एक ही बैंक देगा, और लेने वाले का नाम का नहीं पता, किसको देगा उसके नाम का नहीं पता, कितना पैसा है, आप पैसा ले रहे हो और आपको पता ही नहीं पैसा कहाँ से आया है, और आप जबरदस्त पैसा इकट्ठा कर रहे हो। अब ये जो सारा सारा क्या है, ये सारा सारा सीक्रेट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो आप काहे की गुड गवर्नेंस की बात करते हो? ये जो मैंने आपको खामियां बताई, कितनी देहात और इसको शहर को लेके, कृषि और उद्योग के लेके, ये खामियां आप दूर नहीं कर रहे हो, काहे की गुड गवर्नेंस? औरतों को आप पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हो, काहे की गुड गवर्नेंस? तो इसलिए जो है, ये जो मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने लिख के दे दिया कि वी आर नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ, हम सूचना अधिकार के एक्ट के तहत नहीं है, हम भी नहीं है। फिर बच कौन गया? आप बताइए ना, आपका रूलिंग पार्टी नहीं चाहती, फिर आपके ब्यूरोक्रेट्स आ गए। ब्यूरोक्रेट्स देखिए, अमेरिका में सेंट्रल लेवल पे लोकपाल नहीं है और स्टेट लेवल पे है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे उनके जुडिशियल कोड है, कोड्स हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट, और कोड्स को कोर्ट लागू करता है। सपोज मैंने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया 1987 में 6 में, तो मैं जब जिस दिन जॉब पे लगा हूँ, ऑटोमेटिकली मैं लिंक पा गया हूँ उस संस्था के, और मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है, और फिर हर साल वो आपको ट्रैक करते रहेंगे। बचना मुश्किल है। ये मैं ये नहीं कहता अमेरिका में करप्शन नहीं है, अमेरिका में करप्शन है, लेकिन ये मैंने बताया कि ये संपत्ति को तलाश करने का बेस्ट तरीका वो करते हैं। इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी ब्यूरोक्रेट, जो भी आपकी ब्यूरोक्रेट्स के टॉप ब्रास है, दे आर नॉट इन ए फेवर टू डिक्लेयर देयर एसेट्स। किसी के यहाँ भी अगर सीबीआई वगैरह छापे मारती है तो इतना पैसा निकल आता है कि अनगिनत पैसा निकल आता है, लेकिन वो सैंक्शन वाला केस है, दूसरे कई केस हैं और बच कर निकल जाते हैं। बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि पकड़ में आए, बहुत कम मंत्री हैं जो कि पकड़ में आए। इसलिए जो है, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं है इस फेवर में, दे डोंट वांट टू डिक्लेयर देयर एसेट्स, देयर इनकम्स, लायबिलिटी, कुछ भी है डिक्लेयर करने के हक में नहीं है। अगला मैंने आपको बताया था कि सरकार सेक्शन 8 ले लिया, उसमें काफी सारा जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, डिफेंस एंड ऑल दैट, सारा उससे बाहर रख लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे नहीं पता ये कहीं कहाँ लिखा है, ये तो इस एक्ट में भी नहीं लिखा है कि कितने लोग पैसा लेके भाग गए, जिसको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, उनका नाम बताएं। और सरकार नाम नहीं बता रही है, कह रही है दिस इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ये देश के हित में नहीं होगा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया देश के हित में क्यों नहीं होगा। अब इसको भी आप छुपा रहे हो, कितना ब्लैक मनी है उसको भी आप छुपा रहे हो, नोटबंदी छुपा पाए, कोई पैसा ब्लैक मनी कहाँ है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उनको इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करती है। इसलिए इसी तरह से आपका है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर है कि एक संगठन, एक सरकारी कार्यालय, एक प्राइवेट कार्यालय क्या करता है, वो पूरा लिखे ऊपर, संगठन का नाम, इसके हेड का नाम, सेवाएं देने का नाम, इंटाइटलमेंट किसकी है, कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है, कौन कौन से कोर्स, सारा कंप्लीटली लिखे और ये बताए। और उसके बाद यदि क्वालिटी सर्विस नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए हर्जाना दे, रिलीफ मिले। सपोज एयरपोर्ट ने मुझे टिकट नहीं दिया और हाँ, तो ये जो है मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। अर्थात सिटीजन चार्टर में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी सर्विस, अगर मैंने बिल दे दिया है तो पेमेंट कर दिया तो, और उसके बाद अगर नहीं मिला तो कंपनसेशन, रिलीफ, ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी का होना जरूरी है, डेजिग्नेट करिए। इस तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी इंफॉर्मेशन दो, जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी सही इंफॉर्मेशन दो, इसका क्या फार्मूला है, कौन कौन से प्रोडक्ट एंड ऑल दैट। इस तरह से कुल मिलाकर राइट टू इंफॉर्मेशन का जो मकसद है वो है सूचनाओं का प्रवाह होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए, ये इसका जो वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए, ताकि सूचित इन्फॉर्म्ड सोसाइटी पैदा हो, एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी पैदा हो और फैसले लेने की प्रक्रिया पकड़े,
भ्रष्टाचार पर रोक लगे, अनुशासन आए, कार्यशैली अच्छी हो और कुल मिला के लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। थैंक यू वेरी मच सोना सर। कर दिया मतलब